हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस को। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या है। कंडीशनल, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें कंडीशन दिया हो, कोई ऐसा सिचुएशन दिया हो। ठीक है। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते किस टाइप के हैं? तो इसमें दो क्लॉज होते हैं। क्या होते हैं? दो क्लॉज होते हैं। ठीक है। आई होप कि क्लॉज आप लोगों को पता हो, फिर भी मैं बता देता हूँ कि क्लॉज क्या होते हैं। तो क्लॉज क्या होते हैं? इसमें जो है होते हैं एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें कि सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर जितने भी चीज़ें आते हैं वो प्रेडिकेट होते हैं। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जिसमें भी होते हैं वो क्लॉज होते हैं। क्लॉज ऐसा भी हो सकता है जो कंप्लीट आपको मीनिंग दे, और ऐसा भी हो सकता है जो कि डिपेंडेंट हो। ठीक है, उसका मीनिंग किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंड करता हो। तो इसमें भी क्या होते हैं? दो क्लॉज होते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस जो बनते हैं कंडीशन सेंटेंस, ये दो क्लॉज से मिलके बनते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक क्लॉज का एक्शन जो होता है, जो भी उसमें काम होता है, ठीक है, जो भी एक्शन होता है वो दूसरे क्लॉज के एक्शन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। अब ये क्लॉज कौन सा होगा, पहला वाला होगा या दूसरा, ये ये हम लोग अभी डिटेल में जानेंगे कि कौन सा पहले वाले का एक्शन दूसरे पे डिपेंड करता है या दूसरे का पहले पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। तो इसमें क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस मेनली होता है क्या है? तो कंडीशनल सेंटेंसेस को अगर हम बोले, ठीक है, डिफाइन करेंगे कंडीशनल कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है, तो इसमें होता है मेनली क्या कि वन एक्शन जो होते हैं, ठीक है, एक एक्शन जो होते हैं, ठीक है, डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन द अदर। ठीक है, एक एक्शन दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। अब दो चीज़ आता है कि ये जो मतलब एक्शन जो होता है वो किस टाइप के होते हैं। ठीक है, एक्शन जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो इसमें एक्शन जो होते हैं वो दो टाइप के होंगे। ठीक है, जिसमें कि एक जो है इफ़ क्लॉज के साथ आएगा। कौन से क्लॉज के साथ आएगा? इफ़ क्लॉज के साथ। पहला जो आएगा वो आएगा इफ़ क्लॉज के साथ, इफ़ क्लॉज। और दूसरा जो आएगा वो होगा मेन क्लॉज। क्या होगा? ये होगा मेन क्लॉज। ठीक है, पहला होगा इफ क्लॉज, दूसरा होगा मेन क्लॉज। दो टाइप के होंगे। तो इफ क्लॉज जो होता है यही कंडीशनल होता है। ठीक है, यही क्या होता है? कंडीशनल क्लॉज। इसे कंडीशनल क्लॉज भी बोलते हैं और समटाइम्स इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं, और मेन क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं और रिजल्ट क्लॉज भी बोलते हैं। क्योंकि जब यहाँ पर कंडीशन दिया होता है इफ क्लॉज में, तो उसका रिजल्ट हमें किस में देखने को मिलता है? दूसरा एक्शन जो मेन क्लॉज में होता है। इसलिए इसे प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज, क्योंकि प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे हम लोग स्कूल में क्या करते हैं, प्रिंसिपल क्या होता है? मेन होता है। तो उसी तरह मेन क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं और ये रिजल्ट क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम एक जो है एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि जो सेंटेंस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। ठीक है, इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, इफ आई वर्क हार्ड, इफ आई वर्क सॉरी इफ आई वर्क हार्ड, आई विल सक्सीड, आई विल सक्सीड। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इस सेंटेंस में जो है दो क्लॉज आया है। ठीक है, एक क्लॉज जो है ये पहला वाला है इफ़ आई वर्क हार्ड, दूसरा है आई विल सक्सीड। तो मेरा सफल होना, सक्सीड होना किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? हार्ड वर्क पे डिपेंड कर रहा है। तो ये सक्सीड होना डिपेंड कर रहा है हार्ड वर्क पे, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। और ये सक्सीड होना क्या है? रिजल्ट है। किस चीज़ का रिजल्ट है? हार्ड वर्क का रिजल्ट है, इसलिए ये रिजल्ट क्लॉज है। ठीक है, सक्सीड होना, या इसे हम कह सकते हैं मेन क्लॉज। और इफ़ आ रहा है तो इफ़ जिस भी क्लॉज में आएगा वो होगा इफ़ क्लॉज, या नहीं तो इसे क्या बोलेंगे? कंडीशनल क्लॉज, क्योंकि कंडीशन पता चलता है इफ़ से। अब समझ में आया होगा यहाँ तक आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए, जब हम ये पढ़ते हैं क्लॉज को, तो ये जो है मतलब जो क्लॉज होता है इफ़ क्लॉज, इसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये इफ़ क्लॉज है या मेन क्लॉज है? तो इसे पहचानने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं।
क्या है, कुछ वर्ड्स हैं जिसके थ्रू हम पहचान सकते हैं। जैसे है इफ़, तो इफ़ से तो ऐसे भी पता चलेगा कि ये इफ़ क्लॉज है। अनटिल, अनलेस, व्हेन, प्रोवाइडेड के भी साथ दैट आता है, ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, प्रोवाइडेड के साथ दैट आता है हमेशा, ध्यान रखना है। एज, डू, सपोज, प्रोवाइडिंग, ठीक है, प्रोवाइडिंग प्रोवाइडेड सेम टाइप का है, यहाँ मैंने दैट लिखा है, दैट इसके साथ आता है। इवन इफ, ऑन कंडीशन दैट, वेदर, आफ्टर, बिफोर, वंस, एज सुन एज, नो सूनर देन, ये वर्ड्स जिस भी क्लॉज में आएगा, ठीक है, चाहे वो पहला वाला हो चाहे वो बाद वाला हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, कंडीशनल क्लॉज बोलेंगे, ठीक है, या इफ क्लॉज बोलेंगे। अब जैसा कि मैंने अभी बताया था कि वो पहला वाला होगा या दूसरा वाला होगा, इफ क्लॉज और मेन क्लॉज। तो जो पहला सेंटेंस होगा अगर वो इफ क्लॉज बनता है तो मेन क्लॉज से पहले कॉमा का यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। इसका लिखने का तरीका क्या होता है, वे ऑफ राइटिंग या स्टाइल ऑफ राइटिंग बोल सकते हैं। क्या है, इफ क्लॉज और मेन क्लॉज अगर बाद में आएगा तो कॉमा आएगा, ठीक है। और अगर मेन क्लॉज पहले आता है और इफ क्लॉज बाद में आता है तो प्लस यहाँ आएगा नहीं। ये मैंने प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर फिर कॉमन नहीं आता है, ठीक है। कहने का ये मतलब है ये प्लस का कि यहाँ पर कॉमन नहीं आता है फिर, क्योंकि इफ वर्ड आ जाता है ना कंडीशन को दिखाने के लिए, इसलिए कॉमा का यूज़ नहीं करते। ये दो स्टाइल है, ठीक है, इस मतलब कंडीशनल सेंटेंस को लिखने का। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि जो ये सेंटेंस होते हैं ये किस किस टाइप के होते हैं, ठीक है, इसके टाइप कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो ये सेंटेंस जो होते हैं मेनली टेंस के बेस पे अगर हम देखें तो प्रेजेंट टेंस में होते हैं, पास्ट टेंस में होता है, परफेक्ट टेंस में होते हैं। और ये टेंस किस चीज़ का होता है, ये इफ़ क्लॉज के लिए ही हमें देखना है। किस चीज़ के लिए देखना है, इफ़ क्लॉज के लिए, मेन क्लॉज के लिए नहीं। मेन क्लॉज में कोई भी टाइप का आ सकता है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है इफ़ क्लॉज पे ही, क्योंकि वो तो डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इफ़ क्लॉज में जैसा भी टेंस आएगा उसी के बेस पे जो है मेन क्लॉज में भी टेंस आता है। ये हम लोग सेंटेंस से भी समझेंगे। दूसरा, ये टेंस तो हम लोगों ने समझ लिया, तो क्या यही टाइप है, नहीं, ये सिर्फ टेंस पढ़ना है हमें। लेकिन जो कंडीशनल सेंटेंस के टाइप्स होते हैं वो होते हैं 5। कितने टाइप होते हैं, 5, ठीक है। ऐसे बेसिकली 4 टाइप ही होते हैं, लेकिन एक मिक्स्ड टाइप भी होता है। तो ये हो गया पहला जीरो कंडीशनल्स, दूसरा हो गया फर्स्ट कंडीशनल, तीसरा हो गया सेकेंड कंडीशनल, देन थर्ड कंडीशनल एंड देन मिक्स्ड कंडीशनल्स, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन कि फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है, ठीक है, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, जीरो कंडीशनल, मिक्स्ड, सारे को पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो पहला है फर्स्ट कंडीशनल, ठीक है। फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है कि, सॉरी, फर्स्ट कंडीशनल में बोल रहा हूँ, जीरो कंडीशनल्स। क्या है पहला, जीरो कंडीशनल्स। इसमें ये किस चीज़ को दिखाता है जीरो कंडीशनल, पहले सबसे पहले तो ये बताए दे कि जैसा कि मैंने कहा कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट में पढ़ते हैं, तो जीरो कंडीशनल्स जो है ये प्रेजेंट टेंस को दिखाता है। किसको दिखाता है, ये प्रेजेंट टेंस को, सॉरी, प्रेजेंट टेंस को दिखाता है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो जीरो कंडीशनल्स होता है ये फैक्ट को दिखाता है, मतलब ये फैक्चुअल होते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है, फैक्चुअल होता है, ठीक है, फैक्ट इसमें होता है। अब ये फैक्ट किस टाइप का होता है, फैक्ट किसे बोलते हैं, फैक्ट फैक्ट का मतलब ऐसी चीज़ है जो मतलब स्टेटमेंट टाइप हो, जो जिसमें कि जो है कहीं ना कहीं ट्रूथ छिपा हुआ हो, ठीक है। तो फैक्ट कौन कौन से होते हैं, तो फैक्ट होते हैं जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ। कौन से, यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ। और हैबिट्स जो होते हैं हम लोगों के, ठीक है, ये भी एक फैक्ट्स होते हैं, हैबिट्स या कोई रेगुलर इवेंट्स, कुछ भी, ठीक है, कोई भी रेगुलर इवेंट्स। थोड़े राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा मेरा राइटिंग थोड़ा ख़राब है। तो ये होता है फैक्चुअल, ठीक है। वो क्या होता है फैक्चुअल में, फैक्चुअल जो मतलब सेंटेंस होता है वो कैसा होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिट्स या रेगुलर इवेंट्स को दिखाता है, ठीक है। अब ये जो कोई भी सेंटेंस, जैसे हम लोगों ने टेंस पढ़ा होगा आप लोग, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ होता है कि उसे कैसे लिखा जाता है। तो उसी टाइप से जीरो कंडीशंस में भी जो है इसका एक स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर क्या है, वो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ लिखा है। वो होता है पहले इफ़ होता है, उसके बाद फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है और फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो इफ़ के साथ जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इफ़ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट ये इफ़ क्लॉज बनाता है, और कॉमा के बाद जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, ये मेन क्लॉज बनाता है। उसी टाइप से यहाँ पर इफ़ के साथ तो नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये मेन क्लॉज हो जाएगा,
और उसके बाद फिर इफ़ के साथ जो पीछे वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये इफ़ क्लॉज हो जाएगा, या जिसे आप क्या बोल सकते हैं, कंडीशनल क्लॉज बोल सकते हैं, वो हो जाएगा। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने लिखा इफ़ वी बॉयल if we boil water if we boil water, ठीक है, it releases vapor। अगर हम लोग वाटर को गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, तो वो ये क्या रिलीज करेगा, वेपर रिलीज करेगा। अच्छा, ये वेपर कब रिलीज होगा, जब हम वाटर को बॉईल करेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या है, वेपर रिलीज होने का कंडीशन क्या है वाटर को रिलीज करना, इसलिए इफ के साथ आया है, तो ये क्या हो जाएगा, इफ क्लॉज हो जाएगा। और इसका रिजल्ट क्या है, वाटर गर्म करने के बाद इसका रिजल्ट क्या आया, ये वेपर रिलीज होगा, ठीक है, उससे वाष्प बनेगा, तो ये क्या हो गया, उसका रिजल्ट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्लॉज हो जाएगा या मेन क्लॉज हो जाएगा। होप आपको समझ आया होगा। तो मेनली क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस को कंडीशनल जब भी आते हैं तो उसे पकड़ने का क्या तरीका होता है, वो सेंटेंस को दो टाइप से हम पकड़ सकते हैं। पहला तो उसे स्ट्रक्चर से पकड़ सकते हैं कि ये जो है जीरो कंडीशनल्स का है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट मिलेगा हमें। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, सब्जेक्ट पर वर्ब 1 या वर्ब 5, तो वी के साथ वर्ब 1 यूज करते हैं, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब तो बॉयल, है ना। इट रिलीजेज, इट के साथ वर्ब 5 यूज करते हैं, तो देखिए रिलीजेज है वर्ब 5। तो समझ में आ गया हमें कि ये आगे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पीछे भी इंडेफिनिट इफ के साथ है, मतलब इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में आता है, जीरो कंडीशंस में। दूसरी चीज, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे कि काटा नहीं जा सकता, ठीक है, ये गलत कभी नहीं हो सकता कि हम मतलब जो वाटर को गर्म करें और वो जो है क्या करे, ठंडा हो जाए, मतलब वो गलना स्टार्ट हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। जैसे हम लोग आइस को क्या होता है, गलने लगता है, मेल्ट होने लगता है, तो ये क्या करेगा, हमेशा रिलीज करेगा, वेपर ही रिलीज करेगा। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, सार्वभौमिक सत्य है। तो इसलिए ये क्या होगा, इस चीज़ से भी आप समझ सकते हैं कि ये जीरो कंडीशंस है। ये पहला टाइप था, होप कि आपको समझ आया हो। दूसरा टाइप हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप है फर्स्ट कंडीशनल्स। तो फर्स्ट कंडीशनल्स जो होता है ये मेनली दिखाता है फ्यूचर टेंस को। अब आप लोग कहेंगे कि मैंने तो बताया था कि ये जो है प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है और पास्ट परफेक्ट होता है, तो फिर फ्यूचर टेंस कैसे आया, ठीक है। फ्यूचर टेंस कैसे आया, फ्यूचर टेंस ये सेल विल के कारण इसे फ्यूचर टेंस, मतलब ये फ्यूचर के इवेंट को दिखाता है, लेकिन इसे लिखा जाता है इंडेफिनिट में ही देख सकते हैं आप, स्ट्रक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया गया है। और ये सेल विल को जो मतलब इसका रिजल्ट जो मतलब जो एक्शन हो रहा है, इफ क्लॉज जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है, प्रेजेंट में ही होता है, लेकिन इसका रिजल्ट जो होता है फ्यूचर में आने वाला होता है, इसलिए इसे फ्यूचर टेंस का जो है कंडीशनल कहा जाता है, और ये फर्स्ट कंडीशनल है, ठीक है। ये तो वो टेंस की बात। ये किस चीज़ को दिखाता है, तो ये दिखाता है, ये प्रिडिक्शन को दिखाता है, किसी चीज़ के प्रिडिक्शन को, मतलब पहले ही भविष्यवाणी को दिखाता है, प्रिडिक्शन को दिखाता है। तो ये प्रिडिक्टिव टाइप का सेंटेंस होता है। कैसा सेंटेंस होता है, ये प्रिडिक्टिव होता है। जैसे वो फैक्ट को दिखाता है, फैक्चुअल होता है, उसी तरह ये प्रिडिक्शन को दिखाता है, इसलिए प्रिडिक्टिव होता है, ठीक है। अब ये प्रिडिक्टिव में किस किस चीज़ को प्रिडिक्ट करता है, तो ये प्रिडिक्ट करता है किसी चीज़ के प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी को प्रिडिक्ट कर सकता है, किसी चीज़ के पॉसिबिलिटी को प्रिडिक्ट कर सकता है, पॉसिबिलिटी, ठीक है। इन चीज़ों को ये जो है प्रिडिक्ट कर सकता है। और ये प्रेजेंट या फ्यूचर के टेंस में होता है, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर में आपको बताया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है, और आगे जो है सेलविल है, तो फ्यूचर को दिखाता है, ठीक है। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका कंडीशन होता है और इसका रिजल्ट फ्यूचर में आता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने लिखा अच्छा, इसके स्ट्रक्चर को मैंने नहीं बताया, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो पहले इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है, स्ट्रक्चर में है कि इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ठीक है, इफ वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, हमेशा ध्यान रखना है, चाहे वो आगे आ जाए चाहे पीछे आ जाए, मतलब इसके लिखने का जो ऑर्डर कहीं पर भी हो सकता है, इफ क्लॉज आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, ठीक है, जो अभी मैंने वे ऑफ राइटिंग है वो बताया था। लेकिन अगर मेन क्लॉज बाद में आता है, अगर मेन क्लॉज बाद में आता है तो बीच में कॉमा आएगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर में मैंने कॉमा दिया है, और अगर इफ क्लॉज बाद में आता है, मेन क्लॉज पहले आ जाता है, तो कॉमा नहीं होता है, बस यही अंतर है। तो इसका रिजल्ट मेन क्लॉज क्या होता है, फ्यूचर में होता है, इसलिए सब्जेक्ट प्लस सेल या विल के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब
मतलब वर्ब वन का यूज़ करते हैं। अगर मेन वर्ब पहले आएगा, मेन क्लॉज पहले आएगा तो सब्जेक्ट के साथ शैल या विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब वन का यूज़ किया जाएगा और इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने लिखा इफ आई गो टू दिल्ली, आई इफ आई गो टू दिल्ली, कॉमा आई विल मीट यू। ठीक है, अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं तुमसे मिलूंगा। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, आपसे मिलने का कंडीशन क्या है, मेरा दिल्ली जाना। क्या कंडीशन है, मेरा दिल्ली जाना एक कंडीशन है। ठीक है, तो इफ के साथ ऐसे लगा हुआ है तो ये कंडीशनल क्लॉज है। ठीक है, या नहीं तो क्या इसे बोलते हैं, इफ क्लॉज। ठीक है, इफ के साथ हो तो इफ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज है। कंडीशन क्या है, दिल्ली जाना, तब उसका रिजल्ट क्या है, आपसे मिलना। ठीक है, मेन क्लॉज ये हो गया। तो देखिए, अगर मैं जाता हूँ, अगर मैं दिल्ली जाता हूँ तो आपसे मिलूंगा। ठीक है, तो ये जाने का काम कब होगा, अभी प्रेजेंट में होगा, और जब आप पहुंचेंगे तो फिर फ्यूचर में जो है 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद जब भी आप पहुंचेंगे तो फिर आप उनसे मिलेंगे। ठीक है, तो मेरा दिल्ली जाना जो है ये प्रेजेंट में हो रहा है, लेकिन आपसे मिलना कब हो रहा है, ये फ्यूचर में हो रहा है। ठीक है, तो इफ क्लॉज जो होता है ये प्रेजेंट में होता है और जो उसका रिजल्ट होता है वो किस में होता है, फ्यूचर में होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर फ्यूचर का यूज़ किया गया है। लेकिन मेनली ये क्या है, प्रेजेंट टेंस ही है, क्योंकि काम जो है स्टार्ट कब हुआ है, ये कमेंस कब हुआ है, ये प्रेजेंट में हुआ है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन समझ में आया। तो इसके स्ट्रक्चर को मेनली ध्यान में रखना है। ठीक है, चाहे वो जीरो कंडीशन हो या फर्स्ट कंडीशन हो। अच्छा, मैंने फर्स्ट कंडीशन में एक चीज़ नहीं बताया, फर्स्ट कंडीशन में एक चीज़ क्या नहीं बताया कि कैसे समझेंगे कि ये फर्स्ट कंडीशनल का सेंटेंस है। तो इफ़ के साथ यहाँ पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट दिख रहा है, क्योंकि आई के साथ क्या है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब गो, और आगे जो है मेन क्लॉज, ठीक है, या रिजल्ट क्लॉज, आई के साथ सेल या विल दिख रहा है और फिर वर्ब वन दिख रहा है, मतलब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मीट दिख रहा है। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इफ के साथ देखें और आगे जो है सेल विल के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब दिखे तो समझ जाना ये फर्स्ट कंडीशनल्स है। ठीक है, और ये पॉसिबिलिटी, अब देखिए पॉसिबिलिटी आपको दिख रहा है कि नहीं, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। देखिए प्रोबेबिलिटी है कि हम दिल्ली जाएं। ठीक है, लिखा हुआ ना इफ, तो ये कंडीशन है कि अगर गया, तो प्रोबेबिलिटी है या पॉसिबिलिटी कि अगर हम दिल्ली जाए तो आपसे मिलेंगे। समझ में आ रहा ना, तो ये प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी को दिखाता है। सेंटेंस कैसे समझेंगे ये भी मैंने बता दिया, स्ट्रक्चर से भी आप देख सकते हैं, और इसमें प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी भी कि अगर जाएंगे तो मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड कंडीशनल्स को। सेकेंड कंडीशनल्स क्या है, देखिए सेकेंड कंडीशनल्स जो होते हैं ये होते हैं आपके पास्ट टेंस। ये क्या होते हैं, पास्ट टेंस। अच्छा, फर्स्ट कंडीशंस में एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था, ये पास्ट टेंस पढ़ने से पहले ये सेकंड कंडीशंस के बारे में मैं एक चीज़ मैं बताता हूँ। ठीक है, एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं। इस फर्स्ट कंडीशंस में क्या आपको दो चीज़ों को ध्यान रखना है। एक चीज़ तो मेनली ध्यान में रखना है और एक वे ऑफ राइटिंग डिफरेंट हो सकता है। क्या चीज़ को ध्यान में रखना है कि इफ़, इसमें जो सेलविल वाला जो होता है, सेलविल वाला मतलब मेन क्लॉज, सेल या विल जो होगा इसके साथ कभी भी नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। ध्यान रखना है, सबसे पहले ध्यान रखना है। ठीक है, सेल विल वाले में नॉट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, सेल विल का यूज जो है इफ़ क्लॉज में नहीं करेंगे। सेल विल का यूज जो होता है, सेल विल का यूज जो होता है ये इफ़ क्लॉज में नहीं करेंगे, इफ़ क्लॉज में नहीं करेंगे। ये दो चीज़ों को ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है, ये तो एक ही चीज़ है। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है जो और मतलब वे ऑफ राइटिंग है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट देख लेंगे और फिर आगे सेल विल देख लेंगे तो वो फर्स्ट कंडीशनल्स होगा। ठीक है, प्रेडिक्टिव होगा। लेकिन इसको जो है हम प्रेजेंट, मतलब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, इफ़ क्लॉज जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, इफ़ क्लॉज के प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैं यहाँ पर बताता हूँ। इफ़ क्लॉज के जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इफ़ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसे हम प्रेजेंट के दूसरे फॉर्म, मतलब दूसरे जो जो फॉर्म होते हैं अलग अलग टाइप्स, जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसमें भी लिख सकते हैं। आगे कोई बदलाव नहीं होगा, आगे जो है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब वन ही होगा। ठीक है, मतलब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आगे, क्योंकि फ्यूचर का जो रिजल्ट है ये फ्यूचर टेंस में ही होगा, इसलिए फ्यूचर टेंस में ये दिया गया। लेकिन आगे वाला जो प्रेजेंट है इंडेफिनिट की जगह कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है, परफेक्ट भी आ सकता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है।
ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा इफ यू आर प्लेइंग इफ यू आर प्लेइंग विथ अस we will win the match, we will win the match। मतलब अगर तुम खेल रहे हो हमारे साथ तो हम लोग क्या करेंगे, मैच जीतेंगे। तो यहाँ पर तो वी के साथ शैल या विल का यूज़ किया गया और विन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया गया, लेकिन आगे क्या क्या है, हमने इफ़ के साथ जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यू आर प्लेइंग सब्जेक्ट के साथ इज एम आर और वर्ब फोर का जब यूज करते हैं तो वो कॉन्टिन्यूस होता है, तो इसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके जगह जो है कोई ऐसा सेंटेंस हम लिखे जिसमें परफेक्ट का भी यूज कर सकते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या क्या मैं बताना चाह रहा हूँ इसमें कि इफ क्लॉज के साथ, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ क्लॉज के साथ, सॉरी एक मिनट, इफ क्लॉज के साथ जो है, ठीक है, इफ क्लॉज के साथ प्रेजेंट के किसी भी फॉर्म को लिख सकते हैं, प्रेजेंट के किसी भी फॉर्म को लिख सकते हैं, सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, जरूरी नहीं कि वो इंडेफिनिट में ही हो। ठीक है, कॉन्टिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी लिख सकते हैं। और तीन चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन से तीन चीज़, एक ये शैल या विल के साथ नॉट का यूज नहीं, शैल या विल इफ क्लॉज में नहीं होगा, और इफ क्लॉज में जो है प्रेजेंट के किसी भी फॉर्म को लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड कंडीशनल्स को। ठीक है, तो सेकेंड कंडीशनल्स में क्या होता है, देखिए सेकेंड कंडीशनल जैसे मैंने बताया कि जीरो कंडीशनल्स किसका होता है, प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, उसी तरह जो फर्स्ट कंडीशनल हम लोगों ने पढ़ा वो फ्यूचर टेंस को दिखाता है, तो यहाँ पर सेकंड कंडीशनल किसको दिखाता है, तो ये भी प्रेजेंट को ही दिखाता है। ये किसको दिखाता है, प्रेजेंट को ही दिखाता है, लेकिन प्रेजेंट के इमेजिनेशन को दिखाता है। क्या करता है, प्रेजेंट के इमेजिनेशन को दिखाता है। तो इमेजनरी, प्रेजेंट के इमेजनरी किस चीज़ को दिखाता है, एक्शन को दिखाता है, किसी एक्शन को, इमेजनरी एक्शन को, किसी इमेजनरी स्टेट को दिखाता है, या किसी इमेजनरी पोजीशन को दिखाता है, या किसी पोजीशन को दिखाता है। एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन। ठीक है, तो ये जो एक्शन, स्टेट, पोजीशन होता है इमेजनरी, इमेजनरी का मतलब क्या है, इमेजनरी का मतलब जिसे हम कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, इमेजिनेशन कर सकते हैं, मतलब जो रियल में नहीं है, अनरियलिटी है। ठीक है, या इस चीज़ की जो है ना मतलब संभव संभव है ही नहीं, प्रोबेबल नहीं है जो चीज़। ठीक है, इम्प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रेजेंट के इमेजिनेशन को दिखाता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है इफ़ के साथ, देखिए प्रेजेंट की, अच्छा एक चीज़ पहले मैं बता दूं कि इमेजिनेशन जब भी आएगा ना, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर जो है ना पास्ट का यूज होगा। है ये प्रेजेंट का, प्रेजेंट के इमेजिनेशन को दिखा रहा है, लेकिन वहाँ पर पास्ट का यूज होगा। कैसे होगा वो मैं अभी बताऊंगा। अभी दो कंडीशन बताऊंगा, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, तो आपको समझ में आ जाएंगे। और अभी जो एजुकेटिव पैटर्न पे जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो भी अभी हुए हैं हाल फिलहाल में, CGL, CHSL, CPO, ठीक है, अभी भी MTS चल रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी एग्ज़ाम हैं सब में कंडीशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर को जो है ना स्ट्रॉन्ग करना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है, तो इसलिए इसे थोड़े अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ देखिए, तो पास्ट कैसे आ जाता है प्रेजेंट इमेजिनेशन में, वो हम लोग पहले देखते हैं। देखिए इफ़ के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। अच्छा देखिए, वर्ब टू जो हम लोग पढ़ते हैं ये पास्ट टेंस में पढ़ते हैं, तो फिर यहाँ पर जब हम प्रेजेंट के इमेजिनेशन को पढ़ रहे हैं तो फिर वर्ब टू क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि इमेजिनेशन की बात हो रही है। जब भी इमेजिनेशन का बात होता है तो उसे पास्ट में लिखा जाता है। ठीक है, इसमें पास्ट में लिखा जाता है। अब हम कैसे समझेंगे कि ये पास्ट में लिखा तो जा रहा है लेकिन ये प्रेजेंट का इमेजिनेशन है, वो अभी हम जब सेकंड के बाद थर्ड कंडीशनल भी पढ़ेंगे तो दोनों में डिफरेंस करके मैं बता दूंगा क्या, कैसे हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम समझ पाएंगे ये प्रेजेंट का इमेजिनेशन है या पास्ट का इमेजिनेशन है। तो फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है। इफ़ के साथ अगर सब्जेक्ट के साथ वर्ब टू, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट होता है ना सब्जेक्ट पर वर्ब टू, इसका यूज करते हैं। और इफ़ के साथ जब भी आएगा तो फिर मेन क्लॉज को जोड़ने के लिए कॉमा का यूज करते हैं, तो कॉमा आएगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस मे प्लस वर्ब वन, ऐसा लिखते थे ना पहले, मतलब फर्स्ट कंडीशनल्स में। तो यहाँ पर शैल विल किस में चेंज हो जाएगा, शैल विल इसमें वुड में हो जाएगा।
कुड में हो जाएगा, माइट में हो जाएगा। इससे पहले वाले में जो सेल बिल पढ़े थे वहाँ पर कैन और मे का भी यूज कर सकते हैं हम लोग। उसी बेस पे यहाँ पर जो है कैन के बदले ये पास्ट फॉर्म जो है कैन का कुड होता है, तो यहाँ पर कुड लिखा गया है। मे का माइट होता है तो माइट लिखा गया। और ये जो कि मॉडल्स वर्ब होते हैं तो इसके साथ हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, इसलिए वर्ब वन का यूज़ किया गया। इसे उल्टा अगर हम लिख दें कि मेन क्लॉज को पहले लिख दें तो सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड कुड माइट और प्लस बेस फॉर्म आ जाएगा, और उसके बाद फिर जो है इफ़ के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू आ जाएगा। क्लियर है। इसे जो है एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इफ़ मैंने लिखा इफ़ आई, सॉरी मैं गो लिख रहा था, वेंट होगा ना। इफ़ आई वेंट टू स्कूल, इफ़ आई वेंट टू स्कूल, कॉमा आई विल, आई वुड, विल नहीं वुड क्योंकि ये पास्ट में चल रहे हैं, ठीक है, वुड, आई वुड मीट द प्रिंसिपल, मीट द प्रिंसिपल। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है इफ के साथ आप देख सकते हैं आई वेंट, मतलब आई सब्जेक्ट है और वेंट वर्ब टू, ठीक है। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यहाँ यूज नहीं किया गया, वर्ब टू का यूज किया गया। तो जब इफ के साथ वर्ब टू का यूज किया गया हो और आगे विल की जगह, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट कंडीशन में पढ़े सेलिया विल, यहाँ पर विल की जगह वुड का यूज किया जाए तो इसे देख के समझ जाना है कि ये क्या है, सेकंड कंडीशन से। क्या बताया जा रहा है, अगर मैं स्कूल गया तो क्या करूंगा, प्रिंसिपल से मिलूंगा। तो ये प्रिंसिपल से मिलना किस पे डिपेंड कर रहा है, मेरे स्कूल जाने पे डिपेंड कर रहा है। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है या मेन क्लॉज है या रिजल्ट क्लॉज है। रिजल्ट क्या हो रहा है, प्रिंसिपल से मिलना, इसका कंडीशन क्या है, स्कूल जाना, तो इसलिए ये कंडीशनल क्लॉज है, ये इफ क्लॉज है। और दूसरा वाला आई वुड मीट द प्रिंसिपल, ये क्या है, मेन क्लॉज। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड कंडीशनल्स। अच्छा, दो चीज़ें ध्यान रखना है इसमें। क्या दो चीज़ें, मैं बताता हूँ। जैसे ध्यान ये रखना है कि जो इसमें इफ़ क्लॉज में, इफ़ क्लॉज में, इफ़ क्लॉज में, इफ़ क्लॉज में जो है वर्ब टू की जगह, वर्ब टू की जगह हम लोग वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वर्ब टू की जगह किसका यूज कर सकते हैं, वर्ड का यूज कर सकते हैं। और इफ़ क्लॉज में ही वर्ब टू की जगह हम लोग हैड का भी यूज कर सकते हैं, हैड का भी यूज कर सकते हैं। तो हेड का यूज हम लोग क्यों करते हैं, देखिए वर्ड का यूज तो इसलिए करते हैं क्योंकि वर्ड भी इमेजिनेशन को दिखाता है। जैसे आप लोगों ने कभी सेंटेंस पढ़ा होगा, इफ़ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा होता, ठीक है। तो ये राजा होता तो मैं ये कर देता, तो अगर होता तो अभी प्रेजेंट में ये आप कर देते ना। तो इमेजिनेशन तो आप कर रहे हैं प्रेजेंट का, क्योंकि आप प्रेजेंट में करने की बात कर रहे हैं, इसलिए वर्ड जो है इमेजिनेशन को दिखाता है, इसलिए वर्ब टू की जगह वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। और वर्ब टू के बाद वर्ब टू की जगह हैड का यूज क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हैव, अगर आप लोगों को पता हो, हैव जो होते हैं, वर्ड हैव जो है ये बेस फॉर्म ऑफ, बेस फॉर्म है, ठीक है, बेस फॉर्म है, मतलब जिसे वर्ब वन बोलते हैं। और इसी का जो है वर्ब टू फॉर्म जो होता है, वर्ब टू फॉर्म जो होता है वो हैड होता है। तो इसलिए इसलिए जो है हैव की जगह हैड का भी यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड कंडीशंस, ठीक है। तो थर्ड थर्ड कंडीशनल्स का कौन सा टेंस होता है ये हम लोग पहले देखते हैं। थर्ड कंडीशनल्स का जो टेंस होता है ये पास्ट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है। और ये भी जो है इमेजिनेशन को दिखाता है। तो कैसे इमेजिनेशन को ये दिखाएगा, कैसे इमेजिनेशन को दिखाएगा, जब ये पास्ट टेंस में है तो ये पास्ट के इमेजिनेशन को दिखाता है। किसके इमेजिनेशन को दिखाता है, पास्ट के इमेजिनेशन को दिखाता है। अब पास्ट का भी इमेजिनेशन कैसा हो सकता है, वो स्टेट होगा, ठीक है, कोई एक्शन होगा, कोई स्टेट होगा या कोई पोजीशन होगा, ठीक है। और ये भी जो इमेजिनेशन होता है ये अनरियलिटी होता है, क्योंकि पास्ट का है। देखिए पास्ट का अगर इमेजिनेशन है तो वो तो अनरियल ही होगा, क्योंकि जब हम इमेजिन कर रहे हैं कि हम पास्ट में अगर पहले जो बीत चुका है उसमें अगर हम ये होते तो ये इमेजिनेशन तो है ही, लेकिन वो रियलिटी तो है नहीं, तभी तो हम लोग इमेजिन कर रहे हैं। तो ये जो है रियलिटी नहीं होता, ठीक है। इमेजिनेशन कभी भी ऐसे भी अनरियल होता है, तो अनरियलिटी है ये, ठीक है। या किसी पास्ट के अगर रिग्रेट की भी बात करें, पास्ट के किसी काम के लिए अगर रिग्रेट हो तो उसे भी थर्ड कंडीशंस में पास्ट के इमेजिनेशन में ही काउंट किया जाता है, ठीक है। पास्ट के इमेजिनेशन में लिखा जाता है, ये भी बोल सकते हैं। इसका क्या
स्ट्रक्चर है, इसका लिखने का स्ट्रक्चर ये है कि इफ़ के बाद सब्जेक्ट आएगा और हैड के बाद वर्ब थ्री आएगा। अब देखिए हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था इससे पहले सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू आएगा और यहाँ पर हेड के बाद वर्ब थ्री आ रहा है। मैंने ये भी बताया था वर्ब टू की जगह हेड का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर हेड का हम यूज करते हैं तो उसके बाद वर्ब थ्री कभी भी उसमें नहीं आता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा पहचान है सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल को पहचानेंगे हेड के बाद। इसलिए मैंने बताया था कि अभी जब हम थर्ड कंडीशनल पढ़ेंगे तो ही समझ में आ पाएगा। मैंने ऐसा कहा क्या कि हेड अगर हम लिखते हैं तो क्या इसके बाद वर्ब थ्री आएगा? नहीं कहा ना। तो अगर वर्ब थ्री नहीं आता, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूँ कि इसके बाद वर्ब थ्री जो होता है ये नहीं आता है। ठीक है, ये वर्ब थ्री नहीं आता है, ध्यान रखना है। इसी के उसी तरह वर्ड के बाद जो है वर्ब फोर नहीं आता है। ठीक है, इसे दिमाग में रख लेना, वर्ब फोर नहीं आता है क्योंकि कि ये हेड जो है होता है ये मतलब जो है पोजीशन को दिखाता है। ठीक है, और जो वर्ड जो होता है ये किसी प्रेजेंट के किसी मतलब क्या बोल सकते हैं पोजीशन को दिखाता है। ये पोजीशन को दिखाता है, ये पोजीशन को दिखाता है। ठीक है, इसलिए इसके बाद किसी एक्शन का कोई यहाँ पर लेना देना नहीं होता, इसलिए वर्ब थ्री वर्ब फोर नहीं आता है। ठीक है, सिर्फ वर्ब टू की जगह हेड आता है और यहाँ पर हेड के बाद वर्ब थ्री आता है। यहाँ पर क्या आता है? हेड के बाद वर्ब थ्री आता है, ये पहचान है। और सब्जेक्ट पर वुड कुड माइट के बाद वर्ब वन हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पर हैव प्लस वर्ब थ्री है। अब हैव क्यों आया? क्योंकि हैव अभी मैंने बताया कि हैव क्या होता है? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। तो जितना भी मॉडल्स होते हैं वुड कुड माइट, इसके बाद बेस फॉर्म चाहिए होता है, इसलिए हैव जो है वर्ब वन है और हैव के बाद वर्ब थ्री चूंकि आता है इसलिए हैव के बाद वर्ब थ्री भी है। ठीक है, इसे अगर हम उल्टा लिखें तो सब्जेक्ट वुड कुड माइट के साथ हैव तो आएगा ही। ठीक है, क्योंकि बेस फॉर्म है और उसके बाद वर्ब थ्री आता है तो वर्ब थ्री आएगा। और दूसरा इफ के बाद सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ब थ्री। तो सबसे बड़ा पहचान क्या हम लोगों ने देखा? हेड प्लस वर्ब थ्री, हेड प्लस वर्ब थ्री और फिर हैव प्लस वर्ब थ्री यहाँ पर। ठीक है, इसमें भी हैव प्लस वर्ब थ्री होता है। ये सबसे बड़ा पहचान है थर्ड कंडीशनल्स को पहचानने का। ठीक है, जिससे पता चले कि ये पास्ट का इमेजिनेशन है। और इसमें सेकंड कंडीशनल में हम लोगों ने क्या पढ़ा? वुड कुड के साथ सिर्फ वर्ब वन, हैव प्लस वर्ब थ्री नहीं पढ़ा था। ठीक है, और उसमें हैव प्लस वर्ब थ्री पढ़ा। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू पढ़ा, वहाँ पर हैड प्लस वर्ब थ्री पढ़ा। ये डिफरेंस है प्रेजेंट इमेजिनेशन और पास्ट इमेजिनेशन, मतलब सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल्स को पहचानने का। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा इफ दे हैड called if they had called him he would have saved them। ठीक है, देखिए मैंने क्या लिखा? इफ दे हैड कॉल्ड हिम ही वुड हैव सेव्ड देम। अगर उन्होंने उसे बुलाया होता तो वो उन लोगों को बचा दिए होते। ठीक है, अगर बुलाया होता, क्या बुलाया है? नहीं बुलाया है, ये बुलाया होता। मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर उन लोगों ने उसे बुलाया होता, मतलब ये जो भी इवेंट है, ये एक्शन है, ये बीत चुका है। तो बीत चुका है इसलिए पास्ट का है। और हम इसमें इमेजिन कर रहे हैं, क्या किस चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं? कि अगर बुलाया होता तो वो बचा दिया होता है। इमेजिनेशन है, बचाया तो नहीं, ना ही उन लोगों ने बुलाया ना ही वो बचाया। तो इमेजिनेशन चल रहा है और पास्ट का चल रहा है क्योंकि ये बीत चुका है। तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे? पास्ट का इमेजिनेशन और थर्ड कंडीशंस में होगा। कैसे पता चला थर्ड कंडीशंस में है? क्योंकि इफ़ के साथ, इफ़ वाले क्लॉज में क्या है? सब्जेक्ट, दे क्या है? सब्जेक्ट, हेड और वर्ब थ्री हम लोगों ने देखा। तो हेड प्लस वर्ब थ्री, इफ के साथ अगर हेड प्लस वर्ब थ्री दिखेंगे तो क्या होगा? वो थर्ड कंडीशनल्स होगा। ठीक है, और थर्ड कंडीशंस का दूसरा पहचान क्या है? वुड के बाद हैव प्लस वर्ब थ्री होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आना चाहिए कि हम लोग ये तो पढ़ रहे हैं लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि यहाँ पर जैसे दे प्लस हेड प्लस कॉल्ड लिखा होगा एग्जाम में और यहाँ पर वुड के बाद हैव नहीं लिखा होगा। वुड सेव यहाँ पर वुड के साथ सिर्फ सेव कर दिया जाएगा। मतलब जो हम लोगों ने प्रेजेंट इमेजिनेशन में पढ़ा वुड प्लस वर्ब वन, वो कर दिया जाएगा और आपको दिया जाएगा। यही एरर पूछा जाता है, या इम्प्रूवमेंट में पूछा जाएगा तो यही एरर करके पूछा जाता है। या पीछे वाला सही होगा तो आगे वाला इफ क्लॉज में कुछ जो है प्रेजेंट इमेजिनेशन का डाल दिया जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट पर वर्ब टू डाल दिया जाएगा या सब्जेक्ट पर वर्ब वैसा दिया जाएगा। तो इसके स्ट्रक्चर में ही खेल किया जाता है आपको फंसाने के लिए। तो इसलिए स्ट्रक्चर को ध्यान से रखना है और स्ट्रक्चर के साथ जब स्ट्रक्चर आप समझ लेंगे तो उससे आपको ये याद हो जाएगा कि ये थर्ड कंडीशनल है या सेकंड कंडीशनल या फर्स्ट कंडीशनल। और सिर्फ ध्यान में इतना रखना है कि फर्स्ट कंडीशनल किस चीज़ को दिखाता है?
फैक्चुअल होता है। सेकंड कंडीशन क्या होता है, वो प्रिडिक्टिव होता है। थर्ड कंडीशन क्या होता है, प्रेजेंट इमेजिनेशन को दिखाता है। सेकंड कंडीशनल प्रेजेंट इमेजिनेशन को दिखाता है, और थर्ड कंडीशन क्या होता है, ये पास्ट इमेजिनेशन को दिखाता है। तो इन चीज़ों को सिर्फ ध्यान में रखना है, बाकी और कुछ भी नहीं है। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ है वो आपको ऐसे ध्यान रहेगा, ठीक है। ये था हमारा थर्ड कंडीशनल, समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे मिक्स्ड कंडीशन। मिक्स्ड कंडीशन क्या होता है, इसमें जो है जितने भी हम लोगों ने कंडीशन को पढ़ा, जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उन चीज़ों को यहाँ पर मिक्स किया जाता है। किस वे में मिक्स किया जाता है वही हम लोगों को समझना है। बाकी हम लोगों को जो पढ़ना था, ये मिक्स्ड कंडीशन में कुछ है नहीं, जो हम लोगों ने पढ़ा वही चीज़ है। क्या होता है इसमें, देखिए मिक्स्ड कंडीशंस भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है द रिजल्ट ऑफ पास्ट अनरियल कंडीशन इन प्रेजेंट। पास्ट के अनरियल कंडीशन। अनरियल कंडीशन क्या होता है, वही जो इमेजिनेशन होता है वही होता है ना अनरियल कंडीशन, क्योंकि वो रियल नहीं है, अनरियल है। उसको जो है प्रेजेंट में लिख दिया जाता है, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ पास्ट अनरियल कंडीशन, पास्ट अनरियल कंडीशन के रिजल्ट को प्रेजेंट में लिखा जाता है, पहला टाइप होता है। दूसरा टाइप होता है कि प्रेजेंट के अनरियल कंडीशन को पास्ट में लिख दिया जाता है, ठीक है, जस्ट उल्टा कर दिया जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसा हम लोगों ने पढ़ा सेम वही है। क्या स्ट्रक्चर है, तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, ये हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट। देखिए पास्ट के अनरियल कंडीशन को प्रेजेंट में लिखते हैं, तो पास्ट का अनरियल कंडीशन हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा है। यहाँ पर पास्ट का अनरियल कंडीशन क्या होता है, इफ प्लस सब्जेक्ट पर हेड प्लस वर्ब थ्री होता है। इफ प्लस सब्जेक्ट पर हेड प्लस वर्ब थ्री, और मेन क्लॉज में होता है वुड कुड माइट के बाद हैव प्लस वर्ब थ्री। तो यहाँ पर भी वही होगा। देखिए इफ के बाद सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री है, और सब्जेक्ट के बाद वुड कुड माइट प्लस वर्ब वन हो गया है। यहाँ पर क्यों वर्ब वन हो गया, उसी चीज़ को देखना है। अगर हम वही लिख देते तो फिर ये क्या हो जाता, ये तो सिर्फ फिर थर्ड कंडीशन बन जाता। लेकिन इसमें मिक्स किया गया, इसलिए मिक्स्ड कंडीशन। इसमें क्या किया गया, वुड कुड माइट के बाद वर्ब वन दिया गया, तो ये मिक्स्ड कंडीशंस है। ये क्या है, मिक्स्ड कंडीशंस है। इसको उल्टा अगर हम लिखें कि पहले मेन क्लॉज को लिख दे, तो सब्जेक्ट वुड कुड माइट के बाद के साथ वर्ब वन है, और इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री बाद में आएगा, जो इफ क्लॉज है। सेंटेंसेस एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आ पाए। जैसे मैंने लिखा, इफ आई हैड, if I had not helped you, you would not, you would not be here today, ठीक है। मैंने क्या कहा इसमें, मैंने कहा अगर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं किया होता तो तुम यहाँ नहीं होते आज। तो हेड के बाद वर्ब थ्री दिख रहा है इफ क्लॉज में, और यहाँ पर वुड के बाद वर्ब वन दिख रहा है। तो जब हेड के बाद वर्ब थ्री अगर हम लोग पढ़े हैं, तो हम लोगों ने तो ये पढ़ा है कि वुड के बाद हैव प्लस वर्ब थ्री होता है। यहाँ पर हैव प्लस वर्ब थ्री तो नहीं दिख रहा है, तो क्या ये एरर है, नहीं एरर है, क्योंकि ये मिक्स्ड कंडीशनल है। कैसा मिक्स्ड कंडीशन, पास्ट के अनरियल कंडीशन को प्रेजेंट में दिखाया गया। पहचान कैसे पाएंगे हम लोग, हेड के बाद वर्ब थ्री है इफ में, तो ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन बाद में जो है प्रेजेंट, इसका रिजल्ट किस में दिखाया गया, प्रेजेंट में, प्रेजेंट मतलब पास्ट प्रेजेंट का जो इमेजिनेशन होता है उसमें दिखा दिया गया है, ठीक है। पास्ट के अनरियल कंडीशन के रिजल्ट को किस में दिखाया गया, पास्ट में दिखाया गया, प्रेजेंट में दिखाया गया। तो प्रेजेंट में दिखाया गया वुड प्लस वर्ब वन में दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब हम लोग पढ़े प्रेजेंट के इमेजिनेशन को, तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस कुड, वुड कुड माइट के बाद वर्ब वन का यूज करते हैं, जबकि इसमें हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। इसमें तो वुड कुड माइट के बाद हैव प्लस वर्ब थ्री होता है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है कि इफ क्लॉज को पास्ट में लाया गया, मतलब पास्ट के इमेजिनेशन से, और रिजल्ट क्लॉज जो है ये प्रेजेंट इमेजिनेशन से लाया गया, तो मतलब रिजल्ट को प्रेजेंट इमेजिनेशन में लाया गया है। तो इसलिए ये क्या है, मिक्स्ड कंडीशन, ये पहला टाइप है, ठीक है। ये ऐसे पहचान पाएंगे स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर ही मेन इसका पहचान हो पाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा है प्रेजेंट का जो अनरियल कंडीशन होगा उसके रिजल्ट को पास्ट में लिख देना, जस्ट उसका ऑपोजिट है, या बोल सकते हैं काउंटर है उसका, ठीक है, काउंटर है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है इफ के बाद सब्जेक्ट पर वर्ब टू या वर्ड या हेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हेड भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर हेड भी लिख सकते हैं, ये होगा। और इसके बाद ये तो प्रेजेंट इमेजिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा, पास्ट इमेजिनेशन में पढ़ा था वुड कुड माइट के बाद हैव प्लस वर्ब थ्री, और इसका रिजल्ट जो होता है ये पास्ट में लिख दिया गया, बस ये मिक्स किया गया। और इसे उल्टा फिर हम लिख सकते हैं मेन क्लॉज को पहले और जो है इफ क्लॉज को बाद में।
इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा मैंने लिखा इफ ही वर द किंग ऑफ दिस किंगडम he would have saved the public। क्या लिखा मैंने लिखा इफ ही वर द किंग ऑफ दिस किंगडम ही वुड हैव सेव्ड द पब्लिक। अगर वह इस किंगडम का क्या होता, किंग होता, राजा होता, तो ही वुड हैव सेव्ड द पब्लिक, तो वह पब्लिक को बचाया होता। ठीक है, किसी भी चीज़ से जो भी प्रॉब्लम आई हो उससे बचाया होता। तो इफ क्लॉज में आप क्या देख पा रहे हैं, इफ क्लॉज में आप देख पा रहे हैं कि इफ क्लॉज के साथ ही सब्जेक्ट है, ही, इसके साथ वर्ड दिया गया है। क्या वर्ड के बाद वर्ब फोर है? नहीं है ना। मैंने बताया था वर्ड के साथ वर्ब फोर नहीं करते हैं और हेड के साथ वर्ब थ्री का यूज़ नहीं करते हैं। तो ही वर द किंग, यहाँ पर तो नाउन आया है। द किंग क्या है? नाउन है यहाँ पे। तो अगर वह राजा होता तो वर्ड के साथ इफ क्लॉज में इफ के साथ सब्जेक्ट के साथ वर्ड और आगे जो भी है ये देख पा रहे हैं हम लोग, लेकिन वर्ड के साथ भरपूर नहीं आना चाहिए, इस बात को भी ध्यान में रखना है। और रिजल्ट क्लॉज में क्या देख पा रहे हैं? ही के साथ वुड प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा है कि इसके बाद जो है रिजल्ट क्लॉज में वुड प्लस वर्ब वन आता है, लेकिन यहाँ पर वुड प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री आ रहा है। इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर तो मेन क्लॉज का हम लोगों ने पास्ट में पढ़ा था। तो जब ये प्रेजेंट का आगे में मिल जाए, पास्ट का बाद में मिल जाए, इसका मतलब समझ लेना है कि प्रेजेंट के अनरियल कंडीशन को पास्ट में लिखा गया है और ये मिक्स्ड कंडीशन है। ठीक है, क्योंकि ये मिक्स किया गया है दोनों इमेजिनेशन को। ठीक है, प्रेजेंट के पास्ट को और पास्ट के प्रेजेंट में। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको, होप। अब हम लोग देखेंगे इन्वर्टेड कंडीशंस क्या होता है। ये इन्वर्टेड कंडीशंस को पढ़ने से पहले हम लोगों को पहले ये समझना होगा। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों ने इन्वर्जन कभी सुना है? इन्वर्जन अगर नहीं सुना है तो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन होता है, ठीक है, इसे आप लिख लेंगे अपने नोटबुक में, कॉपी में लिख लेंगे, क्योंकि ये मैं अभी यहाँ से फिर क्लियर कर देने वाला हूँ। इन्वर्जन क्या होता है? जब ये एक ग्रामेटिकल टेक्निक है, बेसिकली ये क्या है? एक ग्रामेटिकल टेक्निक है इन्वर्जन, VERSION, इन्वर्जन। इन्वर्जन एक ग्रामेटिकल टेक्निक मीन्स मतलब लिखने का एक तरीका है। ठीक है, एक ग्रामेटिकल टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है, नॉर्मल जो ऑर्डर होता है ना, नॉर्मल ऑर्डर जो होता है ना वर्ड्स का, इसे क्या कर दिया जाता है? रिवर्स कर दिया जाता है। REVERSE, रिवर्स कर दिया जाता है, मतलब उल्टा लिख दिया जाता है। जैसे मैंने लिखा, मैं एक सेंटेंस से लिखता हूँ। मैंने लिखा सी सिंग्स ब्यूटीफुल्ली। ठीक है, सी सिंग्स ब्यूटीफुल्ली मतलब वह बहुत अच्छे से गाती है। अब इसे मैं जो है ये नॉर्मल ऑर्डर है। ठीक है, ये नॉर्मल ऑर्डर है, क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट है, उसके बाद फिर वर्ब दिया गया है और उसके बाद फिर जो है एडवर्ब दिया गया है। ठीक है, वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है। इसलिए ये ब्यूटीफुली गाती है। कैसे गाती है? अच्छे से गाती है, बहुत अच्छे से गाती है, ब्यूटीफुल्ली। तो ये एडवर्ब है। अब मैं इसे इन्वर्जन में अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसे लिखूंगा ब्यूटीफुल्ली सी सिंग्स, ब्यूटीफुल्ली सी सिंग्स। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर सी सब्जेक्ट है, वो गाने का काम कर रही है। सिंग्स यहाँ पर वर्ब है, जबकि जो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड है एडवर्ब, उसे पहले लिख दिया गया। तो ये नॉर्मल ऑर्डर जो उसे रिवर्स कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया, इसलिए ये इन्वर्जन है। अच्छा, इन्वर्जन हम लोग लिखते क्यों हैं? इसका यूज़ करते क्यों हैं? इसका यूज़ करते हैं बेसिकली किसी चीज़ को इम्फेसाइज करने के लिए। जैसे हम लोग इस सेंटेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर ब्यूटीफुल्ली को पहले लिखा गया है, तो इसमें इम्फेसाइज किस वर्ड को किया जा रहा है? ब्यूटीफुल्ली को इम्फेसाइज किया जा रहा है, मतलब उसके गाने के तरीके को जो है ज़्यादा इम्फेसाइज किया जा रहा है। तो
इसका दो कारण होता है लिखने का, इन्वर्जन यूज करने का दो कारण होता है ग्रामर में। दूसरा, एम्फेसाइज करना किसी वर्ड को, ठीक है, वो एडवर्ब हो, जैसे यहाँ पर एडवर्ब है, कोई एडजेक्टिव हो, या और कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो। दूसरा कारण होता है मतलब सेंटेंस को स्टाइलिश बनाने के लिए, ठीक है, स्टाइल के लिए यूज किया जाता है। ये दो मतलब रीजन है जिसके कारण कि हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। अब मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ, होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखे हैं तो क्वेश्चन सॉरी वीडियो को जो पॉज करके लिख लेंगे और फिर आगे देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इन्वर्टेड कंडीशंस होता क्या है। इन्वर्टेड कंडीशंस अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वर्टेड कंडीशन मतलब कंडीशंस तो होंगे ही, लेकिन उसमें इन्वर्टेड मतलब इन्वर्जन का यूज किया जाएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट कंडीशंस पढ़ा, फर्स्ट कंडीशंस में ये जीरो कंडीशंस या मिक्स्ड कंडीशंस में यूज नहीं किया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। क्योंकि जीरो कंडीशंस में तो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो उसमें हम लोग उसको जो है इन्वर्जन उसमें यूज ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा, मिक्स्ड कंडीशंस तो सेकंड थर्ड से ही बना हुआ होता है, इसलिए मिक्स्ड कंडीशंस में भी हम लोग ये यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इन्वर्जन का यूज फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंडीशंस में ही किया जाता है। जैसे नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर हम लोगों ने फर्स्ट कंडीशंस में क्या पढ़ा। नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ के साथ प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जो मेन क्लॉज होता है वो किस में होता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, ठीक है। यहाँ पर कैन या मे का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, सेल विल की जगह। और उसके बाद फिर वर्ब वन और जो भी सेंटेंस में आगे जो भी आए, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा। जब हम इसे इन्वर्जन में पढ़ते हैं तो इन्वर्जन में क्या करते हैं, इसमें इसमें इन्वर्जन में करते क्या, देखिए इन्वर्जन बेसिकली क्या होता है। इन्वर्जन में हम लोग क्या करते हैं कि इसकी जो है मतलब जो ऑर्डर होता है, वर्ड्स ऑफ ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, उसे हम लोग क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें रिवर्स करना है तो देखिए रिवर्स जो होता है हमेशा ध्यान रखना है। इन्वर्टेड कंडीशनल्स, देखिए कंडीशनल्स और इन्वर्टेड मतलब कंडीशनल जो क्लॉज होगा उसे ही इन्वर्जन, उसमें ही इन्वर्जन यूज करते हैं, मेन में नहीं करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, इन्वर्जन किस में यूज करेंगे, सिर्फ कंडीशनल्स वाले में यूज करेंगे, ठीक है। मेन में जो है मेन क्लॉज जो होता है उसमें इन्वर्जन का यूज नहीं किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है सबसे पहले। तो इसे कैसे लिखेंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने लिखा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन होता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। तो इसे जब हम लिखेंगे तो इफ को हटा दिया जाता है, इन्वर्टेड कर रहे हैं तो इफ को हटा दिया जाएगा, इफ की जगह आ जाता है शुड, क्या आता है, शुड। और फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, ठीक है, जो भी है वो वैसे ही होगा। और आगे का जो होता है मेन क्लॉज, सब्जेक्ट के बाद सेल विल वर्ब वन मतलब बेस फॉर्म वर्ब, वो सेम ही होता है, ठीक है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा इफ़ आई मीट हिम, इफ़, इसे दूसरे पेज में देखते हैं, ठीक है, इसे दूसरे पेज में देखते हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा आई इफ़ आई मीट हिम, आई विल टेल, आई विल टेल हिम अबाउट यू, अबाउट यू, ठीक है। ये नॉर्मल है, कैसे नॉर्मल है, कैसे पहचाना हम लोगों ने, नॉर्मल क्यों है, क्योंकि ये इफ़ के बाद जो है, इफ़ के बाद सब्जेक्ट है आई और वर्ब वन का यूज़ किया गया है, और आगे आई के साथ मेन क्लॉज में सेल या विल और वर्ब वन का यूज़ किया गया है। तो ये नॉर्मल ऑर्डर में लिखा गया है। इसे हम लोग अगर इन्वर्जन में लिखे तो क्या लिखेंगे, इन्वर्जन में लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, शुड। ऐसा ही हम लोगों ने पढ़ा ना, शुड के साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई है, क्योंकि इफ़ को हटा दिया जाता है तो इफ़ को हटा दिया हम लोगों ने, ठीक है। और आई मीट, शुड के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, हिम, ये तो सेम ही आएगा ना मेन क्लॉज, तो इसे सेम लिख देंगे, आई विल टेल हिम अबाउट यू, ठीक है। ऐसे लिखते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या देखा, इफ़ के जगह जो है शुड का यूज किया गया,
और आई और मिट सेम है, ठीक है। इफ को हटा के शुड का यूज़ किया गया, आई प्लस सब्जेक्ट सेम है, और ये तो सेम होता ही है, ठीक है, मेन क्लॉज में, ठीक है। अब दूसरे को देखते हैं। सेकंड कंडीशन इन्वर्जन जो होता है, इन्वर्टेड कंडीशनल सेकंड कंडीशन में क्या होता है, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशंस के बाद सेकंड कंडीशंस, सेकंड कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल क्या होता है। सेकंड कंडीशनल का इन्वर्जन, सेकंड कंडीशन के इन्वर्जन में के लिए हम लोग स्ट्रक्चर क्या पढ़ा है हम लोगों ने। सेकंड कंडीशंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू होता है, ठीक है, या वर होता है। ये लिख लेना, सॉरी इफ मैंने लिखा ही नहीं, इफ पहले इफ लिखना था। इफ प्लस सब्जेक्ट होता है, उसके बाद फिर वर्ड होता है या वर्ब टू होता है, ठीक है। वर्ब टू या वर या हेड जो भी हो, ठीक है, ये होता है। और फिर मेन क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वुड या कुड या माइट, और उसके बाद फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ये नॉर्मल होता है। इसे अगर हम इन्वर्जन में लिखे तो क्या लिखेंगे, इन्वर्जन में इसे लिखेंगे तो इफ़ की जगह क्या आ जाएगा, शुड आएगा क्या, नहीं, इफ़ की जगह यहाँ पर वर्ड को आगे लेके आ जाते हैं, ठीक है। वर्ड या वर्ब टू हेड जो भी होगा, ठीक है। तो जैसे वर्ड है तो वर्ड प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इफ़ हटा दिया जाता है, इन्वर्जन में इफ़ हटा दिया जाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और उसके बाद फिर आगे जो भी होगा सेंटेंसेस में वो लिखना है। मेन क्लॉज में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड या कुड, क्योंकि मेन क्लॉज में कुछ भी चेंज नहीं होता है। वुड कुड माइट और फिर वर्ब वन, ठीक है। बस मैंने क्या किया यहाँ पर, हम लोगों ने क्या किया कि इफ़ के बदले जो है इफ़ को हटा दिया और वर्ब को पहले लाया और सब्जेक्ट को बाद में, बाकी मेन क्लॉज सेम ही होता है। अच्छा, मैं ये बता दूं कि ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इन्वर्जन जो पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग जो है रिडक्शन भी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, इम्प्लाइड फॉर्म भी पढ़ेंगे। तो ये मैं बता दूं कि ये एडवांस फॉर्म है कंडीशंस का, जो ये एडवांस चीज़ों को हम लोग पढ़ रहे हैं जो आजकल एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं एडिक्विटी पैटर्न्स में। बाकी पहले जो टीचर्स पैटर्न चल रहा था, या नॉर्मली अगर हम देखें बहुत सारे टीचर्स जो हैं बस फर्स्ट सेकेंड थर्ड कंडीशन और मिक्स्ड कंडीशन पढ़ा के छोड़ देते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को अगर आप ड्रॉप करते हैं तो जो रिसेंट में एग्जाम्स हो रहे हैं या जो पैटर्न पे एग्जाम हो रहे हैं वो आप मिस कर जाएंगे, ठीक है, वो आप नहीं बना पाएंगे। इसलिए मैं ये एडवांस फॉर्म बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए इसे एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैंने लिखा, इफ़ आई वर अ बर्ड, सॉरी मैं पेज ले लेता हूँ। इफ आई वर अ bird, if I were a bird, I would fly in the sky, I would fly in the sky। ये मैंने नॉर्मल में लिखा। कैसे नॉर्मल में लिखा, कैसे पता चला, इफ़ के बाद इफ़ के साथ सब्जेक्ट है और वर्ड है, ठीक है, और आगे अ वर्ड है, ठीक है। मेन क्लॉज में क्या लिखा, आई के साथ वुड और वर्ब वन का यूज़ किया गया। तो इससे पता चला कि ये क्या है, फर्स्ट कंडीशन का सेंटेंस है, सॉरी फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा हूँ, सेकंड कंडीशन का सेंटेंस है, क्योंकि इफ ये प्रेजेंट इमेजिनेशन को दिखा रहा है। इफ़ के साथ आई वर और फिर जो मेन क्लॉज है उसमें सब्जेक्ट पर वुड कुड माइट और वर्ब वन, ठीक है। इन्वर्जन में इसे कैसे लिखेंगे, इन्वर्जन में इसे लिखेंगे, वर्ड को आगे कर देते हैं। इन्वर्जन में क्या करते हैं, वर्ड को आगे करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे वर आई अ बर्ड, वर आई अ बर्ड, और मेन क्लॉज सेम होता है, तो लिखेंगे आई वुड फ्लाई इन द स्काई, फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, वर्ड को आगे लाया, सब्जेक्ट पर वर्ब वन सेम था, और ये तो सेम रहता ही है मेन क्लॉज में, समझ आया। थर्ड कंडीशंस को देखते हैं वो हम लोग। थर्ड कंडीशंस, तीसरा क्या था, थर्ड कंडीशंस का इन्वर्जन। थर्ड कंडीशंस को भी देख लेते हैं। थर्ड कंडीशनल्स,
इसमें क्या होता है, देखिए थर्ड कंडीशंस में क्या होता है, हम लोग ने थर्ड कंडीशंस में क्या पढ़ा था नॉर्मली, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री, ठीक है। आगे जो भी चले इफ क्लॉज में, आगे मेन क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वुड या कुड या माइट प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री। इसे इन्वर्जन में कैसे लिखते हैं, इन्वर्जन में इसे कैसे लिखते हैं, तो देखिए कैसे पता चला, ये पता चला इफ सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये पास्ट की इमेजिनेशन में पढ़ा था, थर्ड कंडीशन में पास्ट इमेजिनेशन में, और उसमें पढ़ा था वुड कुड माइट के बाद हैव प्लस वर्ब थ्री। इसे हम अगर इन्वर्जन में लिखेंगे तो क्या करेंगे, इफ़ तो हटाना ही होगा हमें, ये तो आपको पता है, इफ़ को हम लोग क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, तो इफ़ हटा देंगे, इसमें क्या आ जाएगा फिर, जो इसका हेल्पिंग वर्ब है हेड, ये आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री, ठीक है। बाकी चीज़ें वैसे ही रहेंगे इफ़ क्लॉज के। मेन क्लॉज में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस, इसमें तो कोई भी चेंज नहीं होता है मेन क्लॉज में, तो वुड कुड या माइट प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री। समझ आया, इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसमें इफ़ को ड्रॉप किया, इफ़ को ड्रॉप किया, हेड को आगे लेके आया, हेड को हेल्पिंग वर्ब आगे होगा और सब्जेक्ट पर वर्ब थ्री जो आता है उसमें, और मेन क्लॉज में तो कोई चेंज ही नहीं होता है। इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैंने लिखा इफ़ आई हैड बीन देयर, अगर मैं वहाँ होता, आई वुड हैव टोल्ड यू एवरीथिंग, ठीक है। इसमें क्या देखा, इफ के बाद सब्जेक्ट है, हेड प्लस वर्ब थ्री है, वर्ब थ्री कैसे हो गया, ये बिन प्लस वर्ब फोर में ही समझ लेना है, क्योंकि बी का फॉर्म होता है बिन, जो कि वर्ब थ्री फॉर्म होता है, ठीक है। क्या होता है, बी का ये बेस फॉर्म होता है, ये बेस फॉर्म होता है, और इसी का वर्ब थ्री फॉर्म जो होता है, वर्ब थ्री फॉर्म जो होता है वो बिन होता है, ठीक है। इससे यहाँ पर वर्ब थ्री का यूज़ किया गया, और आगे क्या है, सब्जेक्ट वुड हैव वर्ब थ्री दिख गया, मतलब ये पास्ट का कंडीशनल्स है, ठीक है, मतलब पास्ट का इमेजिनेशन है। इसे लिखेंगे कैसे, कैसे बनाएंगे, हेड आगे आएगा, इफ को तो ड्रॉप करेंगे ही करेंगे, तो इफ को ड्रॉप कर देंगे, हेड हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, हेड आई बीन देयर, हेड आई बीन देयर, आई वुड हैव टोल्ड यू एवरीथिंग। क्योंकि मेन क्लॉज होता है, इसमें कोई भी चेंजिंग हम लोग नहीं करते हैं, मेन क्लॉज में कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं, तो मेन क्लॉज में कुछ भी चेंजिंग नहीं करेंगे, ये सेम रहेगा, ठीक है। इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है मेन क्लॉज में। चेंज सिर्फ क्या हुआ, यहाँ पर हेड को हेल्पिंग वर्ब को आगे लाएंगे, और फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री जो भी है आगे इफ क्लॉज का वो लिख देंगे। तो ये था हमारा इन्वर्टेड कंडीशंस, मतलब इन्वर्जन इन कंडीशंस, ठीक है। इन्वर्जन जो है कंडीशंस में कैसे यूज किया जाता है ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आगे क्या देखने वाले हैं, अब आगे हम लोग देखने वाले हैं रिडक्शन ऑफ क्लॉज, मतलब क्लॉज में कैसे रिडक्शन किया जाता है, ठीक है, कैसे रिडक्शन किया जाता है क्लॉज में। जैसा कि नाम से आपको पता है, देखिए क्लॉज तो हो गए ही, ठीक है, क्लॉज तो हो गए ही, इसमें रिडक्शन, अच्छा रिड्यूस का मतलब क्या होता है, रिड्यूस की अगर हम बात करें, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को क्या कर देना, छोटा कर देना, ठीक है, किसी चीज़ को क्या कर देना, छोटा कर देना या कम कर देना, छोटा कर देना या कम कर देना, रिड्यूस। तो यहाँ पर क्लॉज को रिड्यूस कर देंगे, छोटा कर देंगे या रिडक्शन कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है, उसे छोटा कर देते हैं। क्या होता है इसमें, इसमें क्या होता है, जो इफ क्लॉज होता है, इफ क्लॉज जो होता है, मैं लिख दूं इसे, इफ क्लॉज जो होते हैं, इफ क्लॉज, इसे जो है मतलब कंप्लीट नहीं लिख के, कंप्लीट नहीं लिखना है, इफ क्लॉज को कंप्लीट नहीं लिखते हैं, तो क्या करते हैं,
इसे शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, छोटे रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखते हैं, कंप्लीट नहीं लिखते हैं, रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखते हैं इसे। कैसे लिखते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इससे मीनिंग क्लियर आना चाहिए। मीनिंग में कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी चेंजिंग नहीं होना चाहिए, मीनिंग क्लियर होना चाहिए। मीनिंग 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 जो होता है इसका सेम बना हुआ होना चाहिए, मीनिंग में कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए, कोई भी चेंजिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिड्यूस करते समय ऐसा नहीं कि कुछ हम हटा दिए सेंटेंस से और उससे जो मीनिंग ही चेंज हो गया, ठीक है, या मीनिंग नहीं आ पा रहा है सेंटेंस का। तो रिड्यूस कैसे करेंगे, जैसे मैंने लिखा आई विल, जैसे मैंने लिखा लेट से आई विल गो विथ यू, आई विल गो विथ यू इफ इट इज, आई विल गो विथ यू इफ इट इज नेसेसरी, जैसे मैंने लिखा नेसेसरी, एन सी डबल एस ए आर वाई, नेसेसरी। इसे मैं अगर बोलूँ कि मतलब रिड्यूस्ड फॉर्म में कैसे लिखें, तो आई विल गो विथ यू, इसमें कोई भी चेंजिंग किए नहीं। किस में चेंज करना है, मैंने पहले बताया इफ क्लॉज में चेंज करना है। इसे क्या करना है, कंप्लीट नहीं लिख के रिड्यूस्ड में लिखना है। तो इफ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कॉमा तो देंगे, यहाँ पर कॉमा होगा, ठीक है, कॉमा तो देंगे, लेकिन इफ क्या लिखा है, इट इज नेसेसरी, अगर ये जरूरी होगा तो इफ नेसेसरी सिर्फ लिख देंगे, क्या, इफ नेसेसरी, इफ नेसेसरी मतलब अगर ज़रूरत होगा। इससे तो मीनिंग क्लियर हो पा रहा है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, आपके साथ जाऊंगा, अगर अगर ज़रूरत होगी, नेसेसरी होगा तभी जाऊंगा। तो इट इज़ को हटा दिया गया, यहाँ पर क्या किया गया, इट इज़ को रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है, रिड्यूस कर दिया गया, हटा दिया गया, छोटा कर दिया गया, कम कर दिया गया। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ क्लॉज, बेसिकली यही होता है। इसके अलावे भी कुछ चीज़ होता है जो हम लोग देख लेते हैं। क्या होता है इसके अलावे, देखिए, इसके अलावे क्या होता है कि जब रिपीटेशन हो किसी चीज़ का, किसी भी क्लॉज में, ठीक है, बेसिकली तो ये इफ क्लॉज में ही होता है जैसा कि मैंने अभी बताया। लेकिन ऐसे समटाइम्स हम लोग देखते हैं जो मॉडर्न ग्रामर है उसमें अलग जो होता है मेन क्लॉज जो होता है उसमें भी कभी कभी ये होता है कि जो रिपीट होता है। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको तभी समझ में आ पाएगा। जैसे मैंने लिखा आई होप, आई होप, आई होप यू आर, यू आर फ्री टुडे, I hope you are free today. If you are not free, if you are, if you are not free, if you are not free, uh, we can meet, we can meet some other day, some other day, ठीक है। क्या बताया गया है, सेंटेंस में बताया गया है आई होप यू आर फ्री टुडे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यू आर फ्री टुडे। फिर आगे लिखा गया है इफ़ यू आर नॉट फ्री। देखिए एक ही चीज़ को दो बार रिपीट किया गया, सिर्फ यहाँ पर नॉट है और इसमें नॉट नहीं है। बोला जा रहा है कि मुझे आशा है कि तुम फ्री होगे आज, अगर तुम फ्री नहीं हो तो हम लोग जो है किसी दूसरे दिन मिल लेंगे या मिल सकते हैं, ठीक है, हम लोग दूसरे दिन मिल सकते हैं। तो यहाँ पर रिपीटेशन हुआ है, किस चीज़ का रिपीटेशन हुआ है, आपके फ्री होने का। यहाँ पर लिखा है ना यू आर फ्री, यू आर नॉट फ्री, इसका रिपीटेशन हो रहा है। तो रिपीटेशन से बचने के लिए फिर रिड्यूस्ड फॉर्म को, क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है उसे रिड्यूस कर देंगे तो वो रिपीटेशन नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए भी हम लोग रिडक्शन ऑफ क्लॉज का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, आई होप यू आर ट्री, आई होप, यहाँ पर आई होप की जगह इफ यू आर फ्री टूडे ऐसा भी लिख सकते हैं ना। आई होप की जगह अगर हम लिख दें इफ यू आर फ्री टूडे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इफ़ यू आर फ्री टुडे से अगर लिखेंगे तो आई होप वाला जो है ये बाद में आ जाएगा। कैसे पता चल रहा है कि ये कंडीशंस का है, क्योंकि यहाँ पर होप, यहाँ पर देखिए इफ़ का यूज़ किया गया और वी के साथ मैंने बताया था सेल विल के बदले कैन या मे का भी यूज़ कर सकते हैं, कैन मे का यूज़ आया, तो ये कंडीशन सेंटेंस है, कंडीशन सेंटेंस है और रिपीटेशन हुआ है। इसे रिड्यूस्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे आई होप, रिपीटेशन जिस चीज़ को हुआ है बस उसी को रिड्यूस कर सकते हैं, आई होप यू आर फ्री टुडे, यू आर फ्री टुडे। अच्छा,
आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पर भी फ्री होने की बात है, यहाँ पर भी फ्री होने का, तो फिर हम यहाँ क्यों नहीं रिड्यूस कर दिए? क्योंकि इफ़ क्लॉज में हम लोग रिड्यूस करते हैं, ये बात पहले ही बताया है मैंने। इफ़ क्लॉज कहाँ है? यहाँ पे है इफ़ यू आर फ्री, इफ़ यू आर नॉट फ्री, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या लिखेंगे, इसे रिड्यूस फॉर्म में इफ़ क्लॉज में इफ़ तो लिखेंगे ही, क्योंकि इसे बस रिड्यूस करना है। जैसे यहाँ पर आगे हम लोगों ने पढ़ा ना, इफ़ नेसेसरी, इफ़ इट इज़ नेसेसरी, तो इफ़ नेसेसरी इफ़ तो रखना ही है, ठीक है। लेकिन रिडक्शन भी किस में करना है? इफ़ क्लॉज में। तो इफ़ नॉट का मतलब क्लियर हो गया कि अगर नहीं हो फ्री, ठीक है, अगर नहीं। यू आर फ्री, यहाँ पर जो यू आर फ्री वर्ड है वो हटा दिया गया, बाकी चीज़ें सेम रहेंगे, ठीक है। वी कैन मीट सम अदर डे, सम अदर डे, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर इफ़ नॉट, यू आर फ्री टुडे यहाँ पर आया, इफ़ नॉट सिर्फ लिखे हैं। इफ़ नॉट क्यों लिखे हैं? क्योंकि रिपीटेशन ना हो पाए, तो रिपीटेशन से भी बचने के लिए हम लोग रिडक्शन ऑफ क्लॉज का यूज़ करते हैं। समझ आया? नेक्स्ट चीज़ है इम्प्लाइड कंडीशंस। अच्छा देखिए, कंडीशंस से आप लोगों को ये पता चल रहा होगा कि ये कंडीशंस तो है ही, ठीक है। कंडीशंस है मतलब इफ़ क्लॉज का ही बात होगा, क्योंकि कंडीशन किस में आता है? इफ़ क्लॉज में आता है। तो इसमें हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, कंडीशन क्लॉज में जो होता है या इफ़ क्लॉज में होता है, वो जो है इफ़ या अनलेस या अनटिल, जो भी वर्ड्स हैं, ठीक है, जो मैंने बताया था पहले, प्रोवाइडेड एटसेट्रा, एज सुन एज डू, ये सब वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं। मतलब इफ क्लॉज को दिखाने के लिए जो वर्ड्स हम लोगों ने पढ़ा कि ये वर्ड्स आते हैं इफ क्लॉज में, वो वर्ड्स नहीं आते हैं। तो फिर क्या आते हैं? कैसे पता चलेगा कि ये कंडीशन सेंटेंस है? तो इसमें इफ के बदले, इसमें इफ के बदले, इफ के बदले, ठीक है, इफ या अनलेस जो भी हो, ठीक है, मैं इफ लिख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर इफ का यूज़ किया जाता है इसमें, इसलिए इफ का, इस इफ से ही सारा सेंटेंस मैंने भी बताया अभी आपको एग्जाम्पल्स में। तो इफ़ के बदले या अनलेस के बदले जो भी वर्ड है, यहाँ पर मैं अनलेस भी लिख देता हूँ, ठीक है, अनटिल भी लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इफ़, अनटिल, अनलेस जो भी है, इन वर्ड्स के बदले जो यहाँ पर अदरवाइज का यूज किया जाता है, अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज यूज किया जाता है। यही है इम्प्लाइड। मतलब इम्प्लाई का मतलब क्या होता है? मतलब होना, मीन होना, किसी चीज़ का मतलब होना। जैसे बोलते हैं ना इट मीन्स, मतलब इसका ये मतलब है। तो यहाँ पर उसी तरह अदरवाइज मीन्स इफ, अनलेस और अनटिल। मतलब अदरवाइज का मतलब इफ, अनटिल, अनलेस ही समझा जाए, ठीक है। सेम ही मीनिंग दे रहा है यहाँ पर, बस इफ, अनटिल, अनलेस एटसेट्रा जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, कंडीशंस को दिखाने वाले, वो किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया जाता है। सबके बदले एक ही अदरवाइज का यूज किया जाता है। यही इफ कंडीशंस है, सॉरी इम्प्लाइड कंडीशंस है। तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा इफ माई पैर सॉरी इफ माई पेरेंट्स, इफ माई पेरेंट्स हैडंट या हैड नॉट, ठीक है, हैड नॉट गिवन मी मनी, मनी, आई कुड नॉट, आई कुड नॉट हैव, I could not have bought a car, bought a car। क्या मतलब है? मीनिंग पहले समझ लेते हैं। इफ़ माई पेरेंट्स, अगर मेरे पेरेंट्स जो होते हैं, हैड नॉट गिवन मी मनी, मुझे पैसे, मनी जो है नहीं दिए होते, आई कुड नॉट हैव बाउट अ कार, मैं कार जो होता है एक कार नहीं खरीदा होता। अगर नहीं दिए होते तो मैं नहीं खरीदा होता। तो यहाँ पर जो वर्ड है, क्या वर्ड है? इफ़। कौन सा वर्ड है? इफ़। इफ़, बस इसे क्या करना है? इसके बदले अदरवाइज का यूज क्या करना है। लेकिन क्या अदरवाइज पहले होगा? नहीं। इसमें सिर्फ क्या किया जाता है इम्प्लाइड में, जो इफ़ वाला सेंटेंस है, मतलब कंडीशन सेंटेंस है, उसे बाद में लिख दिया जाता है, और जो मेन क्लॉज है उसे पहले लिखा जाता है। तो इसे लिखेंगे कैसे? इसे लिखेंगे हम कैसे लिखेंगे? आई कुड नॉट हैव बाउट अ कार, अदरवाइज, अदरवाइज हम लोगों ने क्या किया? मेन क्लॉज को लिख दिया, आई कुड नॉट हैव बाउट अ कार। अब हम लोग लिखेंगे कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल क्लॉज को। तो कंडीशनल क्लॉज में क्या है? इफ़ माई पेरेंट्स हैड नॉट गिवन मी मनी, तो इफ़ की जगह अदरवाइज, और बाकी चीज़ें सेम होगा।
क्या है, सॉरी, आई कुड नॉट हैव बाउट अ कार, सॉरी 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 सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया, एक मिनट। देखिए, इसमें सिर्फ क्या करना है, इफ को हटाना है, तो इफ को हटा के बाकी चीज़ें तो सेम ही होंगी। तो माई पेरेंट्स, इफ को सिर्फ हटाना है, माई पेरेंट्स gave मी मनी, इसे कैसे बना रहा हूँ मैं ये बता रहा हूँ, एक मिनट समझा रहा हूँ। मनी, अदरवाइज आई कुडंट, आई कुड नॉट हैव बाउट अ, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें है माई पेरेंट्स हैड नॉट गिवन मी मनी, हैड नॉट, हैड वाले में है तो हैड के साथ वर्ब थ्री का यूज़ करते हैं। तो ये जो है पास्ट की बीती हुई चीज़ें हैं कि हैड नॉट गिवन मी मनी, तो इसे भी पास्ट में ही लिखेंगे। तो माई पेरेंट्स गैव मी मनी, यहाँ पर बता रहा है अगर नहीं दिए होते तो नहीं खरीदा होता, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ, मतलब अगर वो दिए तो ही आप खरीद पाए। तो इसलिए यहाँ पर इसे क्या करना है, पॉजिटिव में लिखना है, ठीक है, इसे नेगेटिव में नहीं लिखना है हमेशा, ये चीज़ को ध्यान रखना है। ये जो है सेंटेंस हमेशा नेगेटिव में ही होगा, ठीक है, जिसे अदरवाइज में हम लोग लिखना है। मतलब कंडीशन सेंटेंस जो इसका, या अदरवाइज जब हम लोग इम्प्लाइड कंडीशन में चेंज करेंगे तो ये हमेशा नेगेटिव में होगा। इसे हम लोग पॉजिटिव में लिखेंगे, माई पेरेंट्स गैव मी मनी, यहाँ पर लिखा हुआ है हैड नॉट गैव मी मनी, अगर नहीं दिए होते तो दिए तभी आप खरीद पाए ना, तो इसलिए इफ़ माई पेरेंट्स गैव मी मनी अदरवाइज माई पेरेंट्स गैव मी मनी, अदरवाइज मेरे पेरेंट्स ने मुझे पैसे दिए, मनी दिए, अदरवाइज अन्यथा या नहीं तो आई कुड नॉट हैव बाउट अ कार, मैं नहीं खरीदा होता कार। समझ आया? नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स जिसे हमें रिमेंबर करना है, ठीक है, याद रखना है। वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, तो इसे देखते हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स क्या हैं जो हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहला चीज़ जो मैंने शायद पीछे बताया आपको, एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कि जो भी कंडीशंस क्लॉज होते हैं, कंडीशनल क्लॉज में जो है होते हैं, ये सेल विल मतलब इफ़ कंडीशनल क्लॉज ही मैंने लिख दिया ना, मतलब इससे आपको समझ में आ गया होगा इफ़ या वैन जो भी यूज़ करेंगे हम लोग कंडीशनल क्लॉज में, तो उसके बाद जो है सेल या विल का यूज़ नहीं किया जाता है, सेल या विल नहीं यूज किया जाता है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, सेल या विल का यूज़ नहीं किया जाता, इफ़ वैन जो भी होगा, ये सारी चीज़ें उसमें आ गए। और ध्यान क्या रखना है, अनटिल या अनलेस इस दोनों में जो है निगेटिव जो है छिपा होता है, पहले से ही ये नॉट छिपा होता है इसमें, मतलब ठीक है, अनटिल तब तक नहीं, या अनलेस तब तक नहीं, ठीक है, ये टाइम को दिखाता है अनटिल, और अनलेस जो है किसी कंडीशन को दिखाता है। तो इसके साथ इसके बाद भी जो है नॉट का यूज़ नहीं किया जाता है, इसके बाद नॉट का यूज़ नहीं किया जाता है। दो चीज़ें याद होगी। तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा ध्यान रखना है, तीसरा ये एक तरह से इसे रूल समझ लेना है, ठीक है, वो तो दो चीज़ें सिर्फ थी, इसे रूल समझ लेना है ये, कि अगर अगर सेंटेंस में जो पॉसिबिलिटी हो, ठीक है, अगर सेंटेंस में क्या हो, पॉसिबिलिटी हो, तो विल के स्थान पे जैसे हमने बताया ना कि सेल विल के की जगह जो मे या मे का यूज कर सकते हैं, कैन का यूज कर सकते हैं, तो कब हम यूज कर सकते हैं उसका भी तो कुछ मतलब लिमिटेशन होगा ना। तो जब जब पॉसिबिलिटी हो, क्या हो, पॉसिबिलिटी हो, जब पॉसिबिलिटी की बात हो, कहीं पे पॉसिबिलिटी की बात हो, तो उसमें क्या करेंगे, विल को विल को चेंज कर देंगे, विल को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, किसमें, मे या माइट में, मतलब विल की जगह मे या माइट का यूज करेंगे। और क्या याद रखना है, जब सेंटेंस में पॉसिबिलिटी हो, जैसे मैंने कहा कि इफ़ इट रेन्स, अगर रैन होता है, द स्टूडेंट्स मे नॉट कम फॉर द क्लास, ठीक है, मे नॉट कम फॉर क्लास, तो मतलब अगर रैन होता है, पॉसिबिलिटी है कि अगर रैन हो जाए तो बच्चे क्लास ना आए,
ये पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ये पॉसिबल हो कि वो आ भी जाए, बच्चे स्कूल आ भी जाए, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो जहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखे सेंटेंस में तो वहाँ पर मे या माइट का यूज़ करेंगे। अगर वो प्रेजेंट में होगा तो मतलब मे का यूज़ करेंगे, अगर पास्ट में होगा तो माइट का यूज़ करेंगे। ठीक। दूसरा, कहीं पर अगर परमिशन की बात हो, परमिशन की बात हो, ठीक है, किसी से परमिशन लेने की बात हो, तो वहाँ पर विल की जगह मे का ही यूज़ करेंगे। विल की जगह क्या यूज करेंगे हम लोग? मे का यूज करेंगे। विल की जगह मे का यूज करेंगे, ध्यान रखना है। तीसरा, पॉसिबिलिटी हो गया, परमिशन हो गया। तीसरा तीसरा अगर किसी को एडवाइस देने की बात हो, क्या हो? एडवाइस देने की बात हो, या कहीं पे किसी को जो प्रीचिंग हो, प्रीचिंग समझ पा रहे होंगे ना, CHING, प्रीचिंग मतलब किसी को एडवाइस सलाह देने की बात हो। प्रीचिंग मतलब किसी को उपदेश देने की बात हो कोई अच्छी चीज़ों के लिए, ठीक है, सलाह या उपदेश देने की बातें हो, तो विल की जगह क्या करते हैं? शुड या मस्ट का यूज करते हैं। क्या करते हैं? विल की जगह क्या करते हैं? मस्ट या शुड का यूज करते हैं। मस्ट या शुड का यूज करते हैं, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और भी कुछ है क्या? याद कर लेता हूँ एक बार। पॉसिबिलिटी, परमिशन, एडवाइस, प्रीचिंग हो गया ना। हाँ, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी बता देता हूँ। जैसे देखिए, सेंटेंस में जो है अगर फॉर्मल रिक्वेस्ट की बात हो, क्या हो? सेंटेंस में अगर फॉर्मल रिक्वेस्ट की बात हो, फॉर्मल रिक्वेस्ट हो, फॉर्मल रिक्वेस्ट हो अगर, ठीक है, अगर फॉर्मल रिक्वेस्ट हो तो उसमें जो है कुड, किसका यूज? कुड या मे का यूज, कुड या मे का यूज करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू नीड, अगर ज़रूरत हो तो, अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू नीड, ज़रूरत होगा तो ही यूज करेंगे। अब ये शायद समझ नहीं आया होगा, बाकी तो चीज़ें समझ में आई होगी आपको, ये चीज़ शायद समझ में नहीं आया हो। जैसे मैंने लिखा, इफ़ आई कंप्लीट दिस टास्क, कंप्लीट दिस टास्क, मे आई कम इन द क्लासरूम। क्या बताया गया है? जब फॉर्मल रिक्वेस्ट हो, फॉर्मल रिक्वेस्ट हम कहाँ पर करते हैं? जैसे ऑफिस वगैरह होता है, स्कूल वगैरह होता है, जहाँ पर कि फॉर्मल डिसिप्लिन को हम लोग फॉलो करते हैं, वो वहीं पर हम लोग फॉर्मल रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। या किसी ऑफिसर्स के सामने गए तो वहाँ पर, तो जहाँ पर भी फॉर्मल रिक्वेस्ट का यूज किया जा सकता है, ठीक है, या अपने से बड़ों के साथ बात करते समय जहाँ पर फॉर्मल रिक्वेस्ट का यूज किया जाता है, अकॉर्डिंग टू नीड हम लोग कुड या मे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, इफ़ आई कंप्लीट दिस टास्क, अगर मैं इस काम को पूरा करता हूँ, इस टास्क को पूरा करता हूँ, मे आई कम इन द क्लास, क्या मैं क्लास में आ सकता हूँ? अपने टीचर से अगर आप पूछ रहे हैं, क्या मैं अगर इस काम को या इस होमवर्क को पूरा करता हूँ, क्या मैं क्लासरूम आ सकता हूँ? जैसे आप लोग पूछे ना, मे आई कम इन द क्लास, तो मे आई से क्या करते हैं आप लोग? फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं। तो वहाँ पे नीड के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर नीड है इस सेंटेंस में कि हम लोगों को फॉर्मल रिक्वेस्ट में जो है ना पूछना पड़े कि क्या मैं क्लासरूम में आ सकता हूँ, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है। नीड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या यूज किए हैं? मे का यूज किए हैं, ठीक है। किस में यूज करेंगे? मेन क्लॉज में यूज करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना है इसमें। ये समझ आ गया? अब हम लोग कुछ और चीज़ पढ़ लेते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट कुछ और रूल्स, और यही चीज़ मैंने यहाँ पर बनाई हुई थी, सॉरी मैंने पहले आपको पढ़ा दिया। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी है, ये देखिए, फिर से इसे एक बार दिखा देता हूँ। जब हम मे माइट इज़ यूज्ड इंस्टीड ऑफ विल व्हेन द सेंटेंस इज अबाउट पॉसिबिलिटी, जब पॉसिबिलिटी की बात हो तो जो है मे या माइट का यूज़ किया जाता है विल की जगह पे। पहले चीज़ मैंने बताया भी था अभी, मे का यूज़ किया जाता है विल की जगह जब ये परमिशन की बात हो, ठीक है। और शुड या मस्ट का यूज़ किया जाता है विल की जगह जब ये अबाउट एडवाइस और प्रीचिंग, मतलब सलाह की बात हो या उपदेश की बात हो। फॉर्मल रिक्वेस्ट की अगर बात हो तो वहाँ पर कुड या मे की जगह, सॉरी कुड या मे बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू नीड जो हम लोग कुड या मे का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया? ये तो मैंने बता ही दिया आपको। अब हम लोग पढ़ते हैं इफ़ और इन केस। इफ़ और इन केस दो वर्ड हैं जिसको कि मतलब
ज़्यादातर जनरली जो है लोग क्या समझ लेते हैं इसे, मतलब एक दूसरे का अल्टरनेटिव समझ लेते हैं, ठीक है। मतलब ये समझ लेते हैं कि इफ़ की जगह इन केस का यूज़ कर सकते हैं या इन केस की जगह इफ़ का यूज़ कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। तो डिफरेंस ये है, देखिए, तो डिफरेंस ये है कि इफ़ जो है, ये सबसे पहले तो ये अल्टरनेटिव नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। ये अल्टरनेटिव नहीं है, नॉट अल्टरनेटिव, नॉट अल्टरनेटिव, नॉट अल्टरनेटिव, ठीक है। एक दूसरे का अल्टरनेटिव नहीं है, विकल्प नहीं है कि इसके बदले वो यूज कर दे, इसके बदले वो यूज कर दे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। इफ़ के बारे में अगर हम पढ़े, तो इसका यूज जो होता है, इफ़ का यूज़ उस क्लॉज में किया जाता है। किस क्लॉज में? सबसे पहले तो आपको पता होगा कि इफ़ का यूज़ इफ़ क्लॉज में या कंडीशनल क्लॉज में करते हैं। तो इफ़ का यूज़ उसी में करते हैं जो मेन क्लॉज में होने वाले एक्शन से पहले होता है, ठीक है। किस में यूज करते हैं? मेन क्लॉज के एक्शन से पहले, एक्शन से पहले, से पहले वाले एक्शन पे, ठीक है। से पहले वाले एक्शन को रेफर करने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, को रेफर करने के लिए मेन क्लॉज के एक्शन से पहले वाले एक्शन को दिखाने के लिए इफ़ का यूज़ करते हैं। तो फिर इन केस का यूज़ कहाँ करते हैं? तो इन केस का यूज़ करते हैं, इन केस, और हम लोग देख लेते हैं इन केस इसका यूज़ कहाँ करते हैं। देखिए, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? इफ़ क्लॉज का यूज़ करते हैं मेन क्लॉज के एक्शन से पहले वाले एक्शन को, और उसमें करते हैं मेन क्लॉज के एक्शन के बाद वाले एक्शन को दिखाने के लिए। बस यही डिफरेंस है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? मेन क्लॉज, मेन क्लॉज के, मेन क्लॉज के एक्शन के बाद वाले एक्शन के लिए, के बाद वाले एक्शन के लिए यूज करते हैं इन केस का, ठीक है। से एग्जांपल से भी समझा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा अ, जैसे मैंने लिखा आई विल ओपन द अम्ब्रेला, आई विल ओपन द अम्ब्रेला इफ इट रेन्स। क्या मैंने कहा? इफ इट रेन्स मतलब अगर वर्षा होता है, अगर वर्षा होता है, क्योंकि इफ बताया गया है तो ये इफ क्लॉज है, और ये क्या है? मेन क्लॉज है। मैंने क्या बताया? मेन क्लॉज के एक्शन से पहले वाले एक्शन को रेफर करने के लिए, मेन मेन क्लॉज के एक्शन से पहले वाले, मैंने यहाँ पर क्या लिखा? आई विल ओपन द अम्ब्रेला, मैं अम्ब्रेला ओपन करूंगा। इफ इट रेन्स, अगर रेन होता है तो, अगर रेन होता है तो यहाँ पर क्या है कि पहले रेन होगा, तब जो है हम अम्ब्रेला खोलेंगे। अगर रेन होता है तो हम अम्ब्रेला खोलेंगे। तो पहले पहले कौन सा एक्शन हुआ? पहले एक्शन हुआ कौन सा? रेन होने का, तब अम्ब्रेला खुलने का। तो क्या ये इस सेंटेंस के बारे में बता रहा है? नहीं बता रहा है। क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि यहाँ पर रेन पहले हुआ है, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा? मेन क्लॉज के एक्शन से पहले वाले एक्शन। तो मेन क्लॉज में जो एक्शन हो रहा है अम्ब्रेला खुलना, उससे पहले वाला एक्शन को दिखाने के लिए कहाँ इफ़ का यूज़ किया गया, उसके तो बाद वाले एक्शन के लिए हमने यूज़ किया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है इफ़ का यूज़ नहीं, इन केस इट रेन्स यहाँ पर हम लोगों को लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए यहाँ पर? इन केस। क्या लिखना चाहिए? इन केस। किसके बदले? इफ़ के बदले, क्योंकि ये क्या कर रहा है? बाद वाले को दिखा रहा है। अगर मैं लिखूं सेम उसी चीज़ को, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, आई विल ओपन, आई विल ओपन, ओपन नहीं, मैं हाँ वही लिखता हूँ, आई विल ओपन द
नहीं, इसे मैं चेंज कर देता हूँ ताकि ज़्यादा सही बनाया जा सके। जैसे मैं लिखता हूँ आई विल बाय, ओपन नहीं, बाय एन अम्ब्रेला, ऐसा लिखता हूँ, बाय एन अम्ब्रेला, आई विल बाय एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। अब देखिए क्या बताया, आई विल बाय एन अम्ब्रेला, मैं एक अम्ब्रेला खरीदूंगा, मैं क्या करूंगा, अम्ब्रेला खरीदूंगा, इन केस इट रेन्स, अगर होता है तो, रेंस अगर होता है तो रेंस तो बाद में होगा, लेकिन अम्ब्रेला पहले खरीद लेंगे, क्योंकि बताना है कि इन केस अगर अम्ब्रेला हो जाए। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या आपको बताया कि मेन क्लॉज के एक्शन के बाद वाले एक्शन में इन केस का यूज करता है, लेकिन यहाँ पर मेन एक्शन तो यहाँ पर अम्ब्रेला खरीदना है, उसके बाद वाला एक्शन कहाँ है, ये तो पहले ही हो जा रहा है ना, इन केस इट रेंस। तो यहाँ पर इन केस की जगह हमें क्या यूज करना चाहिए, इफ़ इट रेंस, क्या यूज करना चाहिए, इफ़ इट रेंस। तो ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, ये किसका उसका एग्जाम्पल होगा जो पहले वाले मैंने बताया। ठीक है, मैंने उल्टा एग्जाम्पल इसलिए लिखा ताकि आप कंफ्यूज करें कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए मेन चीज़ मैंने इसलिए इसे हिंदी में यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, इसे हिंदी में इसलिए मैंने लिखा ताकि आप ये पढ़ के समझ पाए, मेन क्लॉज के एक्शन से पहले वाले के लिए इफ़ का यूज, बाद वाले के लिए इन केस का यूज। इसे जब समझ जाएंगे तो आपको ये एग्जाम्पल भी ज़्यादा समझ में आ पाएगा। इसे एक बार दोबारा आप खुद से देखिएगा ताकि ज़्यादा समझ आ पाए। अब है बट फोर का यूज़। अब हम लोग बट फोर का यूज़ पढ़ते हैं। बट फोर क्या होता है, देखिए बट फोर का मतलब होता है विदाउट। बट फोर का मतलब क्या होता है, विदाउट। इसका सेंस क्या आता है सेंटेंस में, विदाउट। ठीक है, और इसका कुछ भी यूज़ नहीं है, बट फोर का सिर्फ सेंस होता है विदाउट। जैसे मैंने लिखा, मैं इसे एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा विदाउट योर हेल्प, विदाउट योर हेल्प, विदाउट योर हेल्प आई वुड नॉट, आई वुड नॉट हैव गॉट सेलेक्टेड। तुम्हारे हेल्प के बिना, तुम्हारे हेल्प के बिना, विदाउट योर हेल्प आई वुड नॉट हैव गॉट सेलेक्टेड, मैं सेलेक्ट नहीं हुआ होता। ठीक है, इसे विदाउट की जगह सिर्फ क्या करना है, विदाउट की जगह सिर्फ क्या करना है, बट फोर। सिर्फ क्या करना है, बट फोर, बट फोर, बाकी चीज़ सेम होगी। बट फॉर योर हेल्प आई वुड नॉट हैव गॉट सेलेक्टेड, सेम चीज़ होगा। बट फोर की जगह जो है हम एक और भी चीज़ लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं इफ इट हैड नॉट बीन फॉर योर हेल्प, तो लिखा हुआ है ही, ये भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, किसके बदले लिख सकते हैं, विदाउट के बदले, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। मतलब बट फोर का भी मतलब हो गया विदाउट, बिना आपके हेल्प के मैं सेलेक्ट नहीं हुआ होता। इफ़ इट हैड नॉट बीन फॉर योर हेल्प, अगर आपका हेल्प नहीं हुआ होता। ठीक है, यहाँ पर बोल रहे हैं बिना आपके हेल्प के मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पर बोल रहा है इफ़ इट हैड नॉट बीन योर फॉर योर हेल्प, आप आपके हेल्प के भी, अगर आपका हेल्प नहीं हुआ होता तो जो है मैं सेलेक्ट नहीं हुआ होता। समझ आया, ये था। लास्ट है अनटिल अनलेस, जो मैंने इसके लिए एक चीज़ तो पहले ही बता दिया कि अनटिल अनलेस में नॉट का यूज़ इसके साथ नहीं किया जाता है, सबसे पहली चीज़। तो नॉट का तो यूज़ नहीं किया जाता, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, इसके साथ नॉट का यूज़ नहीं किया जाता है, सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़ मैं इसे डिवाइड करके बताता हूँ। इधर है अनटिल, इधर है अनलेस, दोनों में डिफरेंस मिलनी बता देता हूँ मैं। तो अनटिल का यूज़ कब किया जाता है, ये टाइम के लिए किया जाता है। ये किस चीज़ के लिए किया जाता है, ये किया जाता है टाइम के लिए। ये किस चीज़ के लिए किया जाता है, कंडीशन को दिखाने के लिए। ठीक है, किसी सेंटेंस में कंडीशन दिखाया होगा कि तुम ऐसा करोगे तो ही मैं ऐसा करूँगा, तो ये कंडीशन है ना कि कोई ऐसा करेगा तो ही करेगा, ये कंडीशन है। और ये टाइम को दिखाता है, जैसे जब तक तुम नहीं आओगे, तो उस समय तक के लिए बता रहा है, जब तक तुम नहीं आओगे मैं यहीं इंतजार करूँगा, तो ये क्या है, अनटिल है। तो मतलब टाइम को दिखा रहा है, इसलिए अनटिल है। नेक्स्ट क्या होता है, निगेटिव नॉट, तो मैं बता ही दिया। क्यों नॉट नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें अनटिल और अनलेस में नॉट छिपा होता है, पहले से ही छिपा होता है अनटिल अनलेस में, इसलिए नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। दूसरा, ये जो होता है ये अनटिल, ये प्रीपोजिशन भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है,
और कंजंक्शन भी होता है। कंजंक्शन दोनों ही होता है, ये दोनों ही होता है। लेकिन ये अनलेस जो होता है ये सिर्फ कंजंक्शन होता है, ये सिर्फ कंजंक्शन होता है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसमें क्या है कंडीशन सेंटेंस में, इसका क्या यूज़ है, बहुत सारे टीचर्स नहीं बताते होंगे। इसमें ये यूज़ है क्योंकि जब हम लोग अनटिल अनलेस का यूज़ करते हैं सेंटेंस में, तो कई बार जो है अनटिल अनलेस के यूज़ से हम लोग जो है मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कंडीशनल सेंटेंस है भी या नहीं। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो है टाइम को दिखाता है, ये कंडीशन को दिखाता है, ये तो समझ आ जाएगा मीनिंग से भी आपको। प्रीपोजिशन कंजंक्शन, कंजंक्शन मैं क्यों बता रहा हूँ, ये प्रीपोजिशन भी होता है अनटिल और कंजंक्शन भी होता है। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, जो क्या करता है, पोजिशन को दिखाता है किसी चीज़ के, या लिंक करने का काम करता है। और कंजंक्शन क्या दिखाता है, ये ज्वाइन करता है, ठीक है, कनेक्ट करने का काम करता है। कंजंक्शन मैंने बता ही दिया। दूसरा ये टाइम को एम्फेसाइज करता है, ये भी बात बता दिया, ठीक है। चलिए मैंने बता दिया ये टाइम, ये कंडीशन बता दिया, प्रीपोजिशन कंजंक्शन बता दिया। एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ जैसे समझाने के लिए। जैसे मैंने लिखा राम डिड नॉट डिडंट स्लीप until 1 AM, और एक बजे तक नहीं सोया। तो यहाँ पर क्या है, टाइम दिख रहा है। और यहाँ पे जैसे मैं इसे लिख देता हूँ, राम डिड नॉट स्लीप अनलेस आई कैम। तो यहाँ पर जो है क्या बता रहा है, मेरे आने का कंडीशन है कि मेरे आने तक वो नहीं सोया, ठीक है। कंडीशन क्या है, आने का। यहाँ पर क्या है, टाइम बता रहा है 1 AM। बस ये डिफरेंस है मेनली, ये सिर्फ समझना है जब कंडीशन आए तो ये चीज़ें थी हमारे कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड, जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने बता दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और फॉर PDFs यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल जो है सेम है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लेक्सिकल इंग्लिश बाय लेक्सिकल से, सेम इसी से आपका जो है टेलीग्राम भी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस चीज़ों को आप कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू।